इनका था कैसे भी मर जाए, नेचुरल डेथ बता दें। अब मुझे लगता नहीं कि ये दुनिया में हाजी मस्तान मिर्जा फिर से पैदा होंगे। बुरखा अभी क्या रास्ते में फेंक दिया? कौन सा बुरखा? आपने नंगा ही फेंक कर दिया, लड़की को रास्ते में फेंक दिया, अब कोई भी क्या बुरखा? मैंने कहा मैं पापा के पास एक कंप्लेंट करूंगी। उस दिन मेरी आंटी ने बोला कौन सा बाप, वो तो मर गया। तो मेरे पापा ही चले गए, अब तो खत्म। नहीं, मैं जब 12 साल की बात करते हैं, क्योंकि 10 साल तक तो मेरी जिंदगी वॉज एक्चुअली वॉज लाइक अ प्रिंसेस। और मुझे लगता है मेरी नजर ही मुझे लग गई मेरी जिंदगी को, कि मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इतनी खुश थी कि इतने बड़े नाम के व्यक्ति की बेटी को इतना दर दर भटकना पड़ा और इतने कष्ट झेलने पड़े हैं। अरे आप विनीता, आपको पता नहीं है कि जब मेरा पहला बच्चा के इंतकाल हुआ था, तो मुझे जिस तरीके से जब मुझे स्टिचेस आए थे, तो मुझे ब्लीडिंग होता, स्टिचेस आते हैं तो कि 40 डेज तक आपकी ब्लीडिंग होती है। हाँ हाँ। तो मेरी ब्लीडिंग होती थी, और मैं वो ब्लीडिंग साफ कर रही, मुझे पैड नहीं दिए गए थे। मैं उनको ऐसे पोंछती थी फ्लोर पे, अब क्योंकि इतना इतना, और मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो आप सोचिए कि कितने साल, और ये ऐसा नहीं हर बच्चे के टाइम पे हुआ है। बहुत तकलीफ से मैंने बच्चा होना, मतलब मुझे घबराहट होती थी कि अब बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि दवाइयां नहीं देते थे, बहुत झगड़ा करना पड़ता था, डॉक्टर बोलते दवाइयां दो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जिस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक वक्त में मुंबई को हरा दिया था जिस हाजी मस्तान ने, आज उनकी बेटी खुद अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। जिस हाजी मस्तान के सपने देखता था कभी दाऊद इब्राहिम, आज वहां पर उनकी बेटी को खुद ये साबित करना पड़ रहा है कि वो उनकी बेटी है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के कमरे से ही एक ऐसा नरक देखा जिसके लिए अभी तक वो न्याय मांग रही हैं। पिछले कुछ वक्त से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद हसीन हाजी मस्तान जुड़ रही हैं मुंबई से, और उन्हीं से हम इस बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें अपने लिए न्याय मांगना पड़ रहा है। कभी पिता की बेटी होने की वजह से, कभी इस वजह से। मतलब जब मैंने वो वीडियो देखा, हसीन, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखकर, जब आप ये कह रही थी मेरे साथ रेप हुआ। मुझे मतलब यकीन, बड़ा तकलीफ हो रही थी ये देखकर कि हाजी मस्तान जिससे लोग थर थर कांपते थे, उनकी बेटी के साथ रेप हुआ। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। मैं आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट हाजी मस्तान मिर्जा। अगर कोई भी पिता के बच्चे के साथ अगर ये हो, तो वो बहुत ही गलत चीज है। और अब्बा तो हयात नहीं थे, और जो घर के लोग होते हैं उनको पता होता है कि घर पे क्या माहौल है, और घर में मेरे अब्बा कैसे थे। क्योंकि बाहर वाले आज भी डरते हैं, अरे मस्तान साहब, लेकिन वो बहुत सिंपल और अच्छे इंसान थे। तो ये जो मेरे मामा के लड़के थे, जो 24 ईयर्स के थे, और उसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पे थी, तो उसको पता था अब तो अब्बा का इंतकाल हो गया है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगी, और ये बच्ची हैं। तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो मेरे जो दूसरे मामा के बेटे हैं उन्होंने मुझे बचाया था। बट जब मम्मी आई और हमने उनसे कहा कि गुड टच बैड टच जो होता है, इस तरीके उस से वक्त कपड़े आपकी खींचे। उम्र क्या थी? मैं 12 साल की थी। तो उन्होंने 12 साल। फिर जी, और तो इनकी मेरी उम्र क्या मम्मी थी नासिर की? 24, वो 24 साल का था, और मैरिड एंड डिवोर्स था 4 टाइम। ही वाज मैरिड एंड डिवोर्स 4 टाइम इन माय ओन तो बंगलो। 24 साल की उम्र में 4 शादियां हो चुकी थी। जी। और साथ साथ जो उनकी जो 3 बीवियां थी वो मेरी भाभियां थी। मैं हॉस्टल में थी, तो मुझे पता चलता था कि अभी नई शादी हुई, क्योंकि तीनों शादी में मैं मौजूद थी। और फिर चौथी शादी की, फिर वो लड़की को मैंने देखा नहीं, वो भी यहीं से ही थी। और फिर मेरी मम्मी से मैंने बताया कि ट्राई टू टच मी, और मेरे कपड़े खींचने की कोशिश की। तो मम्मी ने उसे बहुत मारा, और फिर उसने ये कहा कि ऑलरेडी हमारा फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन रह चुका है। और लेकिन मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज उस वक्त 96 में हम सब बच्चे, छोटे 12 साल के बच्चे को क्या मालूम ये सब वर्ड के बारे में, और ये सब क्या चीजें हैं। तो मम्मी से मुझे ये लगा शायद कपड़े खींचने की बातें हुई। मैंने कहा नहीं, इसने खींचा, इन्होंने किया, आई वाज डूइंग कंप्लेनिंग दैट। मम्मी ने मुझे मारा और कहा ये तुमने क्या कर दिया, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो मेरी आंटी और इन दोनों ने मम्मी का इतना ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने फाइनली कहा ठीक है शादी करा देते हैं।
मैं तो मुझे लगा शादी होगी तो स्कूल से अब पढ़ाई-वढ़ाई बंद। मैं तो हॉस्टल की जो मेरी फ्रेंड थी लेकिन उनके घर पे भाग आपकी गई। माँ खुद फ़िल्मों में काम कर चुकी थी और बहुत ब्रॉड माइंडेड लेडी थी। तो फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों मान ली? नहीं, नहीं ब्रॉड मतलब कि माइंडेड उनकी अगर बेटी को पता भी नहीं है 12 साल की उम्र में कि उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है वो क्या है? ये भी बड़ी एक तकलीफ की बात है ना, एक माँ साथ नहीं खड़ी हो रही है, उन्होंने उस हाँ, दबाव वो में आ तो गई क्या वो? बहुत तकलीफ की बात है और दूसरी बात ये है कि ब्रॉड माइंडेड अगर होती तो ऐसा नहीं होता। शी वाज़ नेवर ब्रॉड माइंडेड। वो ओके। बहुत ही घरेलू औरत थी। फ़िल्मी ऐसे ये लोगों का बहुत ही एक गलत एक सोच है कि अगर लड़की हीरोइन है या हीरो है लड़का, तो वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। ऐसा नहीं, परिवार परिवार होता है। फ़िल्म इंडस्ट्री वो एक बस एक नाटक है, वो आप एक रोल प्ले कर रहे हो। लेकिन रियल लाइफ़ में तो आप जो हम सब का दिमाग है, खानदान है, फैमिली है, वही जो है। तो ये ब्रॉड माइंडेड से फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई लेना-देना ताल्लुक ही नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक पारिवारिक औरत थी और अब्बा हाजी मस्तान साहब की बीवी थी, तो बहुत बड़ा नाम भी था कि अभी इज़्ज़त की बात आ गई, बेटी क्या कर रही है? एक टैग लग जाता है कि इतने तब 2 साल के बाद ये हुआ और मस्तान साहब का तब और इतना बेटी का ऑर्डर ज़हन था। क्या था उस वक़्त? नहीं, मुझे तो लगा मैं तो भाग रही हूँ क्योंकि मम्मी मेरी शादी करा देंगी, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो मैं अपने हॉस्टल की फ्रेंड के यहाँ गई बट अनलकीली वो थी नहीं और मैं गुजराती और मुस्लिम फैमिली विरार में है। मैं चाहूँगी वो आके बोलें। उनको पता नहीं था मेरी शादी होने वाली है। मैंने ये कहा कि प्लेन छूट गया, एक बच्चा जो कहानी बताता है वैसे बताया और मैं सेकंड डे उन्होंने कहा आप जाइए कि दोस्त तो थी नहीं मेरे। फिर मैं घर आई और फिर मम्मी से मैंने कहा बहुत मम्मी रोई कि आप क्यों गई, क्यों किया? मैंने कहा मुझे शादी नहीं करना है। मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्री कर लिया कि नहीं कराएँगे। लेकिन फिर 1 महीने के बाद इन्होंने मम्मी को फ़ोर्स किया कि आप क्या कर रही हैं? क्योंकि पढ़ाई की बात हो गई और मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया, हॉस्टल से निकाल दिया था। तो मैंने जब स्कूल के लिए रेडी होने लगी तो मेरी मम्मी से कहा मेरी आंटी ने कि क्या कर रही हो तुम? अभी इतना खराब हो गया है सब कुछ माहौल और बहुत सारी अलग-अलग बातें उन्होंने की जो अ, मुझे उस वक़्त समझ में नहीं आ रही थी बट इट वाज़ वेरी डर्टी टॉक्स के नाम खराब हो जाएगा और फिर फिज़िकली हो गया है, ये सब बातें हो रही थी। मेरा एक्स हस्बैंड पीछे पड़ गया ना शादी तो करना ही पड़ेगी और ऐसा थोड़ी चलेगा, नाम खराब हो गया मैं और आपने मुझे मारा इसकी वज़ह से। मैं खामोशी से देख रही हूँ, मेरी मम्मी ने कहा कि आप जो वो करना है एक्स करो। हस्बैंड आपके उस वक़्त आपके मामा के लड़के थे और जिनकी हाँ, हाँ, पहले मेरे 4 मामा शादी और डिवोर्स हो चुका था जी, और जी, जी, जी। ये आपके पिता के कमरे पर ही हुआ। हाँ, क्योंकि मेरे डैडी का रूम था बंगला में जब जहाँ मेरे डैडी आके रुकते थे, वहीं पे सब ज़मीन पे ऑफ कोर्स रेप हो रहा था, तो मैं फ्लोर पे थी और शादी भी इस तरीके से कराई गई, किसी को पता नहीं था। तो अगर तस्वीरें तो होती हैं, अगर लीगल है और अगर कुछ गलत नहीं है और मैं अगर 12 साल की नहीं हूँ, तो आपको फ़ोटो लेना चाहिए था मेरे शादी का। आपको लोगों को बुलाना चाहिए था, आपने पुलिस को बुलाना चाहिए था, कोर्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए था कि शादी हुई है। ना मेरी तलाक कोर्ट में हुई, ना मेरी शादी कोर्ट में हुई और इतने साल हो गए हैं, आप मीडिया में आके उस आदमी ने कभी बात भी नहीं की। मीडिया जैसे मेरे लिए है, सबके लिए है, कोर्ट क्या सबके वो लिए है। लीगली मानता भी है कि आप उनकी पत्नी थी? हाँ, वो तो पेपर्स है ना, पत्नी थी, नहीं माने तो ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे शैतान के हाँ। साथ कौन चाहेगा जुड़ना? तो मैं क्यों यही शैतान क्यों आपको लगता है कि वो शैतान थे? शैतानी है ना, आप एक 12 साल की बच्ची को रेप कर रहे हो, आपने 8-8 शादी कर रखी है, आपने उस लड़की के घर में ही रहकर और 3 शादी कर ली और वो लड़कियाँ उनको घर से निकाला है, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो भी लड़कियाँ हैं, जो ये वीडियो देख रही हैं, वो आएँ और बोलें अपने लिए कि हाँ, नहीं तो फिर मुझे कोर्ट से परमिशन लेके उन सबका नाम लेना पड़ेगा। और हुँ। मुझे बहुत दुःख होगा कि वो एक बीइंग अ वुमन वो जो मेरे को जानती हैं, उसमें से कुछ अगर वो नहीं बोलेंगी तो ये बहुत शर्म की बात है, औरत होने के नाते वो लोग आवाज़ नहीं उठा रही हैं। जबकि 2-3 लड़कियों ने केस भी कर रखा है उस पे। अब वो चल रहा है, बंद हो गया है, गॉड नोज़। हुँ। आपके मैंने जो वीडियो देखा और बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा जो आपने एक अपना एक लाल रंग की और सफ़ेद रंग की साड़ी में आपने वीडियो रिकॉर्ड किया। आप शुरू से मतलब किस तरह से आपको परिवार में मतलब थोड़ी आज़ादी भी मिली कि नहीं मिली? या किस तरह से रही परिस्थितियाँ? आपकी बेटियों को लेकर भी मैं ख़ास तौर से पूछना चाहूँगी। नहीं देखिए, मुझे तो घर से तो मैं 12 साल की उम्र से ही भाग रही हूँ। जब भी बच्चे मेरे मुझे जैसे मैंने कंसीव किया था, अब आपको तो पता है कि जब रेप होता है तो नॉर्मल नहीं होता है, रेप तो रेप होता है। उसमें भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी फिज़िकली मतलब 1-2 हफ्ते तक तो आई वाज़ नॉट स्टॉपिंग मेरा ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। फिर मुझे कैप्सूल्स दी गईं, डॉक्टर के पास भी लेके नहीं गए थे, सिर्फ़ पूछा और घर में ही मुझे दवाइयाँ दी और वो किस तरीके से बंद हुआ मतलब ऐसा था कि डॉक्टर के पास ही लेके जा नहीं रहे हैं। और सब फिर वो खामोश दवाइयाँ थे।
हाँ, क्योंकि मम्मी ने तो बात आवाज़ उठाना ही बंद कर दी। मम्मी तो ऐसी हो गई थी कि बात ही नहीं करनी है। तो मेरी आंटी थी, उन्होंने ही ये दवाइयाँ लाई और मुझे दिया गया। फिर जाके ब्लीडिंग बंद हुई मेरी और फिर दवाइयाँ दी कुछ मेडिकल से जो मुझे लगाना था। आप समझ रहे हैं रेप के बाद कहाँ लगाना होता है। और फिर मैं खामोश मैं मेरे लिए तो ज़िंदगी खत्म हो चुकी थी कि हो क्या रहा है मेरे लिए। और फिर हम्म। उसके 1 महीने के बाद मैं जनवरी में कंसीव किया मैंने चाइल्ड और मतलब मुझे गॉड। अभी जाके तो क्या ये मैंने अब जा कॉन्स्टेंटली आपके साथ ये परिस्थितियां हो ही रही थी कि इतनी ब्लीडिंग के बाद फिर आपने कंसीव किया है? मैं वही कह रही हूँ, मुझे साँस लेने नहीं दी कि मैं अब जाके तो मेरी ब्लीडिंग बंद हुई है, अब जाके मैं ठीक हुई हूँ और फिर मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया। तो मेरा जो प्रेगनेंसी थी और आप यकीन मानिए कि डॉक्टर मुझे जब मेरा ब्लीडिंग 2-3 मतलब महीने फोर्सफुली आपके कोर्स साथ हुआ। आप एक कोई बात है तैयार नहीं थी उस ना शादी के लिए ना उस रिश्ते के लिए। और 12 साल की उम्र, कितनी उम्र में आपकी ये प्रेगनेंसी बच्चा पैदा हुआ है पहला? 13 इयर्स और 13 साल की उम्र में आपने बच्चा पैदा हुआ है। मुझे डॉक्टर के पास लेके गए 2 महीने के बाद जब मुझे चक्कर आ गया था, मैं गिर गई थी। तो देखा कि अरे! ये क्या हुआ? तो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा शी इज़ प्रेग्नेंट। क्या? तो डॉक्टर से उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी किसी और का बच्चा है, हॉस्टल से प्रेग्नेंट होकर आई थी और हमें शादी कराना पड़ी। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि ये क्या हो फैमिली डॉक्टर थी कि आप क्योंकि आप सरोज भट्ट माइनर नाम थी। था। हम्म। जी तो फैमिली डॉक्टर थी, सरोज भट्ट नाम था उनका, उनका इंतकाल हो गया। तो हम्म। उन्होंने मुझे पूछा कि ये तुम प्रेग्नेंट बच्चे पेट में ये जो है आपकी बेबी है पता है आपको? मैं अपने आप को मारना शुरू कर दिया कि व्हाट इज़ इट? मेरे लिए था कि व्हाट इज़ इट? इट्स अ सीड नाउ इट विल बिकम अ बेबी। दिस व्हाट शी वाज़ टॉकिंग। आई वाज़ वेरी स्कैर्ड कि व्हाट उस इज़ दैट इन मी? रेप रेप में और उस उम्र में दिमाग की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, उसे नहीं समझ क्योंकि आता उसके आपको बॉडी के साथ क्या चेंजेस हो आपको रहे हैं। पता नहीं आपके जिस्म में क्या एक चीज़ उग रही है, वो सीड बोलना, उनकी जो भाषा डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है, सीड आ रहा है, फिर बेबी बनेगा। आई वाज़ वेरी स्कैर्ड कि आई एम गोइंग टू डाई, व्हाट्स हैपनिंग विद मी? तो डॉक्टर या सेड कि आप डोंट गेट पैनिक, ये आप माँ बन गई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ बन गई मतलब मैं खुद एक बच्चा माँ कैसे बन सकता है बच्चा छोटा? तो उन्होंने पूछा कैसे कैसे हुआ ये? तो फिर मैंने उनको बताया कि कुछ लड़के ने आपको छुआ, ये देखो ऐसे इंटरकोर्स। तो फिर मैंने बोला कि इसने जो साथ बाहर खड़े हैं। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर ने बोला इसने किया? तो उन्होंने बोला आप हॉस्टल से प्रेग्नेंट हुई हैं और फिर उन्होंने शादी की। मैंने कहा नहीं, पहले तो लड़के ने छुआ। मैंने कहा इसी ने छुआ। तो डॉक्टर को तो पता है बच्चा हूँ मैं तो सच ही बोलूँगी। तो डॉक्टर को राइट। तो समझ में आ गया बट डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई केस लेगा नहीं है। फिर उन्होंने सुचिता डीगे हैं, उनको तो मैं एक्चुअली मेरे लिए वो गॉड ही थी। उस वक़्त तो जैसे मैंने कहा कानून स्ट्रिक्ट नहीं है तो कानून कानून सेट भी हो जाता है। तो डॉक्टर को पता था कि ये लोग कहीं भी सेट कर लड़की मर जाएगी। तो डॉक्टर ने एज़ अ रिस्क लेकर अपने ऊपर उन्होंने मेरा ये केस लिया और उन्होंने कहा मुझे हस्बैंड से मिलना है। तो ये आ नहीं रहा था, इसके आदमी को लेकर आओ। तो ही वाज़ नॉट कमिंग। इतने घर में तमाशे हुए तब जाके ये आया। सोच डॉक्टर के ने चला, बोला ये 13 क्या साल की बच्ची के हस्बैंड से डॉक्टर को मिलना है और बच्ची को ये भी ऑफ नहीं कोर्स मालूम है और ये आ नहीं रहा है। इसके छूने से वो प्रेग्नेंट हुई है या जितनी उसके साथ चीजें हो गई हैं। और ये आने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद डॉक्टर से भी आप इंटरव्यू लेंगे आपको शी विल से व्हाटएवर आई एम टॉकिंग। सो अभी तो उनकी गाड़ी ज़ईफ़ हो गई हैं वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब देखा इसको उसने बोला ये क्या लगा रखा है? और फिर उन्होंने कहा चलो छोड़ो अब क्या कर सकते हैं बच्चे को तो हैंडल करना ही है। फिर किस तरीके से वो बेबी इतनी मुश्किल से मुझे हुआ, इतनी दवाइयाँ, इतना चीज़ें क्योंकि मैं खुद बच्चा थी। और फिर इनको इसको पता था कि अब ये मर सकती है हालत में। मुझे इतना उस पूरे पूरे 9th मंथ में मुझे इतना परेशान किया, मेरी वॉमिटें बंद नहीं होती थी, उसने मुझे काम करवाते थे, मारता था। मम्मी तो हार्डली मुझसे मिलने आती थी बिकॉज़ वो आती नहीं थी घर पे, वो जोगेश्वरी या कहीं बांद्रा रहती थी। आप एक ही औलाद थी जी, सोना मस्तान और हाजी मस्तान की। उनकी जी, पहली बीवी की 3 बच्चे हैं, लेकिन आप तो जी। अपनी माँ की अकेली औलाद थी। उसके बावजूद उन्होंने छोड़ नहीं नहीं उनका दिया। मेरी मैंने कहा ना कि कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरी जिसमें जो मेरी मम्मी हैं, कि उन्होंने पता नहीं उनको ऐसे कौन-सी बात अपनी बेटी की बात यकीन नहीं करना था और ऐसे कैसी वो माँ हो गई उस वक़्त। देखो मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से उनका माइंड वॉश किया फिर मैं खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मैं तो उस वक़्त विटनेस थी, कि ऐसा बोल दिया कि देखो आपने एक उनको मुझे लेके बहुत उम्मीद थी कि चलो बच्ची लंदन जाने वाली, व्हील के हिसाब से मेरी पढ़ाई लंदन में होने वाली थी, तो सब नज़र इससे रखी थी मेरे मामा के लड़के ने, भई अब तो प्रॉपर्टी गई, ये तो मैडम पढ़ाई करके आ जाएँगी, सब हाथ से माँ-बेटियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें उसने पूरे आंटी और उसने ये प्लान सब की। कुछ आपके पिता की मौत के 2 साल बाद आपके साथ शुरू हो जी, गया। इतना भी जी। वेट इन लोगों ने नहीं किया किसी ने। क्योंकि गलती हो गई ना, लंदन जाना था ना मुझे मेरे फर्दर स्टडी के लिए। अगर वो लंदन वाले और 4 साल के बाद आते तो बच जाती मैं, वो आए
और वो उन्होंने तो व्हील के हिसाब से बोला आपकी इनकी फर्दर स्टडी वहाँ करनी है, सब कुछ हो गया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे थे, सब ये मम्मी का आपके सब कुछ फादर सेट या था। आपके पिता हाजी मस्तान ये चाहते थे कि आप लंदन जाके पढ़ें? हाँ, हाँ, क्योंकि मेरे पापा का बिज़नेस रहा है लंदन में, उनकी होटल थी जो हाँ। बाद में उन्होंने हयात में ही बेच दी थी। तो ऑफ कोर्स हमारा तो जो व्हील में लिखा है उसके हिसाब से सबको फॉलो करना ही है। लेकिन हुँ, ये नज़रें थी कि भई ये तो काम हो जाएगा तो पहले ही रेप कर दो, बच्चा है तो क्या हुआ? रेप ही कर हुँ, दो। तो ये हुँ, कैसा एक आपने कहा शैतान क्यों कह रही हैं? तो एक शैतान का ही दिमाग हुँ। है ना ये। इंसान हैवान इंसान नहीं कर सकता, हैवान ही कर सकता है ये, हैवानियत तो है ना ये। प्रॉपर्टी के लिए एक तरह से उन्होंने आपको कब्ज़े में लिया, अपने घर में हाँ, दबा हाँ। करके और आप पे अत्याचार करके, जिसमें रेप तक आपके साथ हुआ, मल्टीपल और टाइम्स। हाँ, और मुझे इतना मारा कि मेरा बच्चा इन द लास्ट मेरे बच्चा ही मर गया आफ्टर 1 डे। मतलब आप सोचो इतना मेंटली टॉर्चर जैसे अब मेरा बच्चा का इंतकाल हुआ, मुझे फिर साँस लेने दी नहीं दी 14 में अगेन आई वाज़ प्रेग्नेंट और मेरा 14 में आई वाज़ प्रेग्नेंट और 3 मंथ का मेरा प्रेगनेंसी जो था, तो फिर 14 इयर्स में जब मेरा 3 मंथ का मिसकैरेज हुआ, उसके बाद इन लोगों ने मेरे एक्स हस्बैंड ने मम्मी तो घर पे मतलब उनका तो ऐसा था घर आना ही नहीं उन्हें। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया मुझे जो बच्चों को कस्टडी में रखते हैं ना, छोटे बच्चों को। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया मेरी आंटी और एक्स हस्बैंड ने कि मुझे लेके जाएँ। पुलिस आई मुझे लेने के बोले क्यों आप इसको चाहते हैं कि हम लेके जाएँ और रखें? बोले क्योंकि ये घर से भाग जाती है, मेरी आंटी कह रही हैं और इसको एक्टर बनने का शौक है, दुनिया भर का शौक है, देखो हम पढ़ाई भी नहीं कर रही है और देखिए हम क्या कर रहे हैं, मजबूर हैं। उनकी बहन भी वहाँ हुँ, मौजूद थी, मेरे एक्स हस्बैंड की रूम में थी वो, सुन रही हैं सब और एक्स हस्बैंड छुपे हुए हैं। तो पुलिस ने बोला अगर ऐसे ही है तो शादी करा दो। तो जैसे हुँ, उन्होंने शादी की बात की, तो मेरे लिए तो ये था कि शादी की तो मेरी हो गई है, तो मैंने जब पुलिस लेके जाने लगे मैं चिल्ला के रोने लग गई, अंकल मुझे लेके मत जाओ, मेरी शादी हो गई है, आदमी वहाँ छुप के खड़ा है। पुलिस ने बोला कि कहाँ आदमी है? शादी हो गई, दुपट्टा उठाओ ऐसे। दुपट्टा उठाया तो जो बच्ची है कहाँ है? तो देखा तो मैं चश्मा लगा बैठ रही थी, तो देखा वहाँ पर तो बोला ये इतना बड़ा आदमी, काहे साले इकड़े ऐसे चिल्लाने लगा। ये लोग उसको रूम में ले गए, फिर मम्मी आई कुछ देर के बाद मम्मी को फ़ोन किया, माँ को फ़ोन करो इनकी। मैंने कहा तुम्हारी माँ किधर है? मैंने कहा वो तो गई हैं। तो उन्होंने बोला कि किसकी बेटी है? तो डैडी का नाम क्या? डैडी किधर है? मैंने कहा डैडी का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया किसकी बेटी हो? मैंने कहा बाबा की, क्योंकि हम लोग बाबा कहते थे ना। बाबा कौन? नाम क्या पर है? मैंने कहा मस्तान मिर्ज़ा। तो उन्होंने बोला कि अब पापा का नाम पूछा, अब मुझे मस्तान मिर्ज़ा कौन है वो उनके लिए, मेरे लिए तो पापा है मस्तान मिर्ज़ा, मैंने ऐसे ही कहा। तो उन्होंने बोला कि मम्मी का नाम सोना। मैंने मस्तान साहब की मुलगी है ऐसा पूछा। उतने में मम्मी को फ़ोन लगाया और मम्मी आई, तो मम्मी ने देखा कि क्या हो रहा है इधर? पूछा, तो कहा मम्मी आई तो सब तमाशा लगा रखा है, हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे फ़ोन आया है कि ऐसे तमाशे हो रहे हैं। तो उनसे कहा कि ये कंप्लेन आई थी कि इनको लेके जाओ, इनकी तो शादी हो गई है, सब क्या तो रूम में गए और क्या सेटिंग हुई गॉड नोज़ और पुलिस चली गई। मेरे लिए वो होप था कि कहीं न कहीं मुझे पुलिस बचा लेगी। तो लेकिन लो मैं बची नहीं, तो मैं उस वक़्त अगर पुलिस एक्शन ले लेती, तो मैं बच जाती। लेकिन वो मेरे लिए वो और भी हाँ, था कि मम्मी तो खामोश, मम्मी क्या बोलेंगे? मम्मी से जो बात हुई होगी गॉड नोज़ क्योंकि शादी हो गई, बच्चे हो गए, कुछ तो बात की होगी ना पुलिस से उन लोगों ने। जैसे मेरी मम्मी को झूठ बोला सेम चीज़ पुलिस को झूठ कही होगी। लेकिन पुलिस को भी समझना चाहिए ना कि शादी हो गई है, तो ये लोग इसको कस्टडी में क्यों डाल रहे हैं अंदर? और वो किस बेस पे मुझे लेके जाने की बात कर रही थी? पुलिस भी जो मुझे लेके जा रही थी, किस बेस पे लेके जा रही थी? और अगर मम्मी वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि मम्मी आती और मुझे पूछती बच्ची कहाँ है और फिर ले आती पुलिस स्टेशन से, लेकिन मैं तो ट्रॉमा से जा रही हूँ ना, कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ मुझे बंद कर रहे हैं, सोचिए ना कितना बच्चे को परेशान कर रहे हो। फ़ोन करके बुलाया गया मैंने और मम्मी आई तो देख रही है कि तमाशा क्या लगा रहा है, लगा रखा है, ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं हुआ, उसके बाद तो वही टॉर्चर अगेन शुरू और फिर अगेन ये तो मिसकैरेज हुआ 14 में डॉक्टर ने मना किया कि एज ऐसी है शी कैन नॉट डिलीवर नाउ बिकॉज़ शी इज़ अ चाइल्ड। फिर मुझे प्रेग्नेंट किया 15 इयर्स में मुझे बेटी हुई और वो कितनी मुश्किल से बेटी हुई है मुझे मेरी आज भी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास कि कितने बार सोनोग्राफी की गई कि बच्चा को इतना प्रॉब्लम है। इतना परेशान होके उसमें भी मुझे इतना मेंटली परेशान मुझे मारे जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता था कि इतना मारा था तो बच्चे को कैसे सँभालना है, इतना तो सीख ही गई थी मैं। कि कैसे बचाना है, कि ब यहाँ मारेंगे तो यहाँ लगेगी। मुझे
ब्रीथ लेना है कि डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, आपको ब्रीथिंग करनी है, ये करनी है, जब आप एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज, मैंने बोला एक्सरसाइज के दिन भर तो काम करवाते हैं, लेकिन बच्चा बच गया मेरा। फिर आप और अपनी माँ से नहीं मिल पा रही थी नहीं, मम्मी बात ही नहीं करती थी ना, मम्मी देखती थी मुझे, मेरी फॉर क्योंकि माई आपको मदर आई बचाने वॉज के लिए डेड। इकलौती वही थी जो आपको बचा सकती थी, और तो कोई आपके फेवर में था ही शादी नहीं नहीं। होने देती, बचा तो लेना दूर की बात, शादी जो देती तो बहुत बड़ी बात हो जाती। उन्होंने वो ही नहीं कोशिश की, उन्होंने ट्रस्ट किया उन लोगों पे, मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया मेरी माँ ने, क्योंकि वो बड़े हैं मुझसे उम्र में, तो उन पे ट्रस्ट कर लिया। लेकिन आपकी बेटी आपसे बोल रही है, आपने सुना क्यों नहीं? लेकिन एक बच्चा क्या ही बात करेगा अपनी माँ से भी, अब एक जैसा बात कर सकता है तो वैसे ये ही करेगा ना। पेट्रियार्किक सोसाइटी का जो माइंडसेट था वो आपकी माँ को भी कब्जे में लिए हुए था। 100%। और आज भी है ऐसा, आज भी कई औरतें हैं जो बाहर नहीं निकलती हैं खुलकर। नहीं नहीं, लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग तो क्या कर रहे हैं, आपकी जिंदगी है, आपको कोई खाना खिलाने नहीं आ रहा है, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है, आपको जिस तरीके की जिंदगी जीनी है कोई आपको उसमें हेल्प नहीं कर रहा है, बावजूद आप इसके कि लोगों का क्या। उनका चेहरा मधुबाला ब्यूटी की तरह फेमस था और इसीलिए जी आपके पिता ने उनसे शादी की थी, और जी। वो खुद फिल्मों में काम कर चुकी थी, उसके बावजूद भी इतने लोगों में उनका उठना बैठना था, लेकिन अपनी एक बेटी के लिए नहीं कुछ कर पाए। कभी ऐसा हुआ जब उन्होंने ये आपसे माफी मांगी हो कि हाँ, बेटा मैंने गलती की, मैं मुझे उठाना चाहिए था कदम, तुम्हारे लिए बोलना चाहिए था, और ये कब हुआ? क्या कुछ सुधार पाई वो कभी आपके लिए? तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तब तो मैंने जब केस किया था और मेरी माँ गायब हो गई थी, उन्होंने गायब कर दिया था उसे, और बड़ी मुश्किल से वो मिली और कंप्लेन किया था हमने उशीवारा में, नासिर पठान के पास कंप्लेन था। दूरदर्शन में उनके फोटोज दिखाए गए कि उनकी बेटी ढूंढ रही है, कहाँ भी जहां भी है उनको, जो भी जानता है बताइएगा वो कहाँ है। फिर वो 1 महीने बाद मिली और मुझे उनसे मिलने दे नहीं रहे थे, मैं जबरदस्ती झगड़ा करके अपने एक्स हस्बैंड से ऊपर गई, और जब मम्मी को देखा तो शी वॉज ऑन बेड रेस्ट और वो कंप्लीटली ब्लाइंड थी। तो मेरे लिए तो वही मेरा ब्रेक डाउन था कि इनको क्या हो गया है, वो शॉक टू सी हर लाइक दिस। मैंने कभी, मुझे पता नहीं था कि आफ्टर 5 इयर्स मैंने अपनी माँ को देखा था। तो मेरे लिए ये था कि मेरी माँ को ये हो क्या गया है, इसी में मदर, और आंखें ऐसा हाल। तो बहुत रोई, बहुत माफी मांगी। तो उस वक्त तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं रोज मिलती थी, फिर 2-3 दिन के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका डीएनए टेस्ट चाहिएगा, क्योंकि इन लोगों ने कहा डीएनए टेस्ट भी चाहिए। तो मैंने कहा इसलिए चाहिए क्योंकि इन लोगों ने कहा कि आप मेरी माँ ही नहीं है। तो मेरी मम्मी के लिए वो बहुत शॉकिंग था कि ये क्या बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, इन्होंने कहा ये सब लोगों ने। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, आप बताइए। और बुलाया इनको, इधर आओ जरा। पहले तो बहुत झगड़े हुए, इतने तमीज से तो कोई चीज हुई नहीं, बहुत तमाशे हुए। अब वो बीमार औरत को, मैं था इनको अटैक ना आ जाए, इनको ब्रेन ट्यूमर भी हो गया था, डायबिटीज थी। तो वो लेटी हुई थी और रोने लग गई। अब मैं क्या ऐसे ही पेशेंट को क्या बोलूं। मैंने बोला मम्मी मैं कर लूंगी, आप रोइए मत। बहुत झगड़े हुए। फिर उन्होंने कहा कि तूने, फिर उन्होंने बात निकाली कि तूने ऐसा किया क्यों, तूने क्यों फिर तो खुले अल्फाज में बोला उन्होंने। मैंने बोला कि आपने ना मुझ पे तब यकीन किया, अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई, अब तो तूने यकीन ये करने ऐसा बात नहीं आई। किया क्यों, मतलब ये कि तुम उस नासिर के साथ में तुम फिजिकल, क्यों इन्वॉल्व फिजिकल इन्वॉल्व क्यों हुई? हुई क्योंकि ऐसा वो सोचती थी, जो कि आपका तब सच तक। उन तक गया नहीं, कि वो इन्वॉल्व नहीं हुई थी, आपको रेप किया गया था। हाँ, तो मैंने उनसे फिर कहा कि आपने कभी मेरी बात सुनी क्या मम्मी, और मैंने कुछ किया ही नहीं था। इन लोगों ने सब प्लान किया, देखो आज ये बोल रहे हैं कि आप मेरी माँ ही नहीं हो। आप चलिए मेरे साथ कोर्ट में, या तो मैं डॉक्टर लेके आती हूँ। सब कुछ पुलिस का जो इसमें रोल था ना। मम्मी ने मुझे ये भी कहा कि आपने तलाक ले ली, चलो शादी आप बोलते। मैंने कहा तलाक भी मैंने कहा ली। इन्होंने मम्मी को ये बताया कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने कहा जब मेरे को तलाक चाहिए थी तब से, तब तो दी नहीं। घर से बाहर निकलने के बाद मुझे जब बिना कुछ दिए तलाक दे दी, तलाक भी खुद लेने आए। जबकि मैं उस आदमी से मिल भी रही थी, उसको मैंने काम दिलाया, एक फिल्म में मैं कर रही थी, ताकि वो अंकल जो थे उन्होंने कहा मुझे देखना है कि ये कौन है आदमी तुम्हारा, कि कितनी सच्चाई है इस बात में। उन्होंने समझाया कि बच्ची कहाँ जाएगी। उसने देखा कि सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसने फट से तलाक भी दे दी मुझे, बिना कुछ दिए। वही ट्रिपल तलाक मामला जो हुआ था, कहीं भी स्लम में जाके दे दो, वो दे दी। तो मम्मी से मैंने सब बात बताई, मम्मी वॉज मतलब लाइक आपको वेरी शॉक। पता भी नहीं कि अब उन्होंने तलाक 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 किया? हाँ, और एक नहीं साइन पता। ले लिया कोर्ट में, तलाक 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 और एक साइन, बस। और मैंने कहा कोर्ट जाके मुझे बात करनी है कि आपने मुझे तलाक दे रहे हो, मुझे कुछ दे नहीं रहे हो। नहीं नहीं, हम दे रहे हैं ना फ्लैट, मेरे तलाकनामे पे फ्लैट का नाम लिखा है। तो तलाक लेने के बाद ही फट से उन्होंने 1-2 महीने में बेच दिया उसको। आई डोंट नो कब बेचा, लेकिन जल्दी, वो फ्लैट नहीं था, बिक गया था। मतलब आपको दिया और फिर उसे बेच भी दिया खुद ही? और काजी को ये बताया कि ये जो एड्रेस है, मैंने बोला, मैं कहा काजी को ये एड्रेस पे मैं रहती नहीं हूँ, वो मैं तलाकनामे पे आज भी है वो एड्रेस। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ रहती नहीं। तो काजी को कहा नहीं नहीं, अभी हम इसको दे रहे हैं ये फ्लैट, ये मैंने बोला झूठ बोल रहे हैं ये लोग, कुछ देंगे नहीं मुझे,
लेकिन एक काजी का फर्ज था ना कि आप पुलिस में जाइए, कोर्ट जाइए, लेकिन वही होता है ना, ट्रिपल तलाक हो गया तो कोई इतना स्ट्रिक्ट होता नहीं उस बात को लेके। तो अच्छा है, मोदी जी का धन्यवाद है कि उन्होंने ट्रिपल तलाक का जो मिसयूज हो रहा था हमारे इस्लाम का, वो उन्होंने बहुत सही तरीके से उसको ठीक किया और ये चीजें नहीं होंगी। चलो बहरहाल, फिर ये बात मम्मी से मैंने कहा और फिर जब डीएनए की बात होने लगी तो इन्होंने मेरा आना बंद करा दिया। 3-4 महीना हार्डली मम्मी से मिली हूँ मैं, तब से पीछे पड़ी थी। तो इन्होंने इतनी चीजें बातें होती थी तो घड़ी-घड़ी मैं उनको टॉर्चर नहीं करना चाहती थी, रोती रहती, हर बात पे रोने लग जाती थी। क्योंकि वो भी किसको जाके बोले, एक अंधी औरत कहाँ उठ के जाएगी, किस कहाँ से फोन लेगी। तो सोचिए आप कैसा हाल था। और उस वक्त मेरे बच्चे, मेरी बेटी मुझे छोड़ के अपने बाप के पास चले गई, जबकि मेरी बेटी को उसके बाप ने कहा था कि शादी करनी है मेरी बेटी से। और अच्छा, स्कूल वाज द वन, हाँ स्कूल वाज द वन जिन्होंने मुझे कॉल करके आपके कहा पति कि आपकी बेटी को बोल रहे हैं कि शादी करनी है। हाँ, व्हेन शी वाज 12। तो आप सोचिए अगर मैं जिंदा नहीं होती, कि खुदा ना खास्ता मर गई होती, तो आज मेरी बेटी साबित कर रही होती कि ये मेरा बाप है। क्योंकि वो तो जब मेरे साथ कर सकता है तो मुझे मुझे तो यकीन नहीं करता। तो स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस में कोई, हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको अरेस्ट नहीं किया। तो मैं नाराज क्यों पुलिस से? आज पुलिस सब बोलते हैं, आप मुझे किसी ने पूछा, पुलिस वाले ने मुझे सवाल किया कि मैम आप कितना हम पे नाराज हो। मैंने कहा आप सब पे नाराज नहीं हो, लेकिन कुछ कुछ पुलिस वाले हैं जो एक्शन ले सकते थे, लिया नहीं। हम कहाँ जाएंगे? इन द लास्ट मेरे साथ जो भी इंसिडेंट होता है पुलिस स्टेशन ही जाती हूँ, क्योंकि आप लॉ के पास जाओगे ना, कुछ भी होता है मेरे साथ, कुछ भी गड़बड़ हुई, कोई स्कैम हुआ कपड़ों को लेके या कोई गलत साइबर से कॉल आया, आई गो टू पुलिस। अब पुलिस ही नहीं अगर हमें हेल्प करेगी तो हम कहाँ जाए बताइए? तो बेटी का पुलिस अरेस्ट कर सकती थी उस वक्त, आप कोर्ट जाइए, अरे अरेस्ट तो करो उस आदमी को, वो क्या कह रहा है? बिना कुछ नहीं कंप्लेन के हुआ। कैसे चले जाओगे कोर्ट? आप ये कंप्लेंट ये लिया है? आपके ये आपके परिवार में ये नासिर ही ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना कष्ट दिया, इसके अलावा और भी लोग थे? कुछ लोगों ने आपका साथ दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं नहीं, नहीं किसी दिया, ने नहीं। मेरे किसी ने नहीं परिवार में दिया। तो मेरी मम्मी, मेरे डैडी थे और कोई नहीं था। और ये सब लोग जो कल्प्रिट थे, पहली बात तो कोई बंगले पे हमारे आता नहीं था, सिर्फ नासिर था, मेरी आंटी थी और कोई हमारे मेरे मामा जो हया थे वो कभी कभी मिलने आते थे। उनके बेटे जो थे वो भी, उन्होंने भी फिर वो लोग घर छोड़ के चले गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, गॉड नोज। तो बहुत साल के बाद फिर उनका आना शुरू हुआ, लेकिन हार्डली यूज्ड टू कम। हफ्ते में एक बार, कई महीने में एक बार, मेरे मामा, उनके बच्चे, छोटी वाली बेटी, लेकिन इतना ताल्लुक नहीं था। मिलने आते थे लेकिन ऐसे बीच में ऐसे बोलते नहीं थे। और वहां पे भी जब हम जोगेश्वरी रहे थे, वहां भी हार्डली दे, बट दे नेवर यूज्ड टू टॉक टू मी अ लॉट। बस ऐसे सलाम दुआ, हाँ क्या कर रही हो, बस कौन बोलेगा? अब शादी हो गई, जिंदगी खराब हो गई, कोई बोल के भी क्या कर लेंगे लोग? आपको ऐसा लगता है कि आपके आपके पिता आपके लिए एक बड़ा प्रोटेक्टिव कवच थे और उनके जाते ही आपके साथ इतना इतना बुरा हुआ कि आज तक थमा नहीं है? 100% वही था, वही सच है। मम्मी ने भी मुझसे कहा था कि आपके अब्बा का इंतकाल हुआ, अब हो गया, अब तुम्हारा कोई नहीं बेटा, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़ना है, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं, ना तुम्हारा कोई है, तुम इज योर फाइट, फाइट फॉर योर सेल्फ। ऑफकोर्स तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन्होंने बहुत मुझसे माफी मांगी। मेरी माँ है वो, अब मैं माँ के लिए क्या ही बोलूं। तो मैं अब क्या करें? अब वो उस वक्त कोई समझाने वाला भी नहीं था, अब्बा ही थे, उनके लिए भी अब्बा ही थे। वो एक बहन थी, वो ऐसी, मतलब शैतान थी वो भी, नजर रख छोड़ी थी उन्होंने प्रॉपर्टी पे। और डैडी और ये जो मामा था, तो ये मामा सब का पैसा लड़का, लेने उसने के लिए हुआ, सबको आपके हिस्से का चाहिए था इसलिए हुआ क्या? जस्ट इमेजिन, पैसा किसी का, किसी और का पैसा, और उस पैसों के लिए आप कैसे एक इंसान की जिंदगी खराब कर रहे हो कि पैसा आ जाए? कब तक रहेगा दुनिया, कब तक जिंदा रहोगे, कब तक ये? लेकिन आप सोचिए कि मेरी जिंदगी कितनी खराब हो गई। और ऐसा नहीं सिर्फ मेरी लाइफ, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी तो मेंटली जो डिस्टर्बेंस है, 3 आज बच्चे वो हैं लोग आपके। भी। हाँ, 3 बच्चे हैं। आज उनसे दो से तो मेरी कोई ताल्लुकात अब मैं रखे नहीं है, डिसोन कर दिया उन्हें। बट एक लेकिन क्यों? इंसानियत के नाते, क्योंकि जो छोटे बेटे थे मेरे, वो यहाँ रहकर मैं कुछ जब लॉयर से सबसे बात करती थी, वो वहां पे बताते थे, वो हॉलीडेज के लिए आते थे। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है मेरे घर में? और बेटी ने हमेशा कुछ भी बातों में अपने बाप का नाम हर हर चीज पे लिया। तो मैंने कहा बेटा आपकी वजह से ऑलरेडी मेरा केस खराब हो चुका था, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। तो अभी ऐसा इससे क्यों पहले किया इन्होंने बच्चों ने? देखिए क्या होता है कि जब हर घर में कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट्स बेटी होती के है। लिए अभी आप पुलिस स्टेशन गई थी जबकि जी जी, अपने हाँ पति के क्या, खिलाफ। हाँ। जी जी, क्या होता है कि अभी हाल ही की बात है, 2 महीना हुआ है कि उन्होंने, कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी बेटी से कहा था कि दुनिया में आप जो 26 साल की है, अपने बाप का नाम कभी मत लेना, क्योंकि ये साल ऑलरेडी सेटलमेंट की बात हुई थी, उसने कैसे बात की हमसे
कि जो करना है कर लो, कुछ नहीं। अगर आप रो रही हो कि हमारा फ्यूचर क्या है, ये फ्यूचर को लेके सेटलमेंट किया, आप इतने साल मेरे वेस्ट कर डाले आपने, उसके बावजूद आपने अपने बाप से कुछ झगड़ा हुआ तो आपने उसको फोन किया। कुछ भी हो जाए, आपको फोन करना ही नहीं चाहिए था उस आदमी को, जिस आदमी की वजह से आज हमारी दुर्दशा हुई है। आपने किया, और आप एक काम कीजिए, अभी आप जाइए। वो तो जाने को तैयार ही थी, तो मैंने कहा कि आप तौर तरीके से जाइए, और पुलिस में और लॉयर के पास बुलाकर उनसे बात करवा के हमने कहा आप जाइए यहाँ से। फिर उसने माफी मांगी बहुत मुझसे, माफ कर दीजिए मम्मी, अभी ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि किसी को आप एंटरटेन नहीं करना। वो आज मेरी माँ ने जो गलती की थी ना विनीता, वो गलती मैं नहीं कर सकती। हाँ, मेरी माँ ने जब अपने फैमिली का सुन के गलती की और जिंदगी तबाह उनकी हो गई, मेरी हो गई, तो मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती हूँ। और मेरी मम्मी का जो कहना था वो सही था कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। मैंने इसलिए उनसे कहा आप जाइए, कोई माफी नहीं मिलेगी, आप जाइए। पुलिस के साथ आई थी, पुलिस के सामने मैंने कहा कि सर आप माफी चाहती हूँ, पुलिस की वजह से तो मेरा केस खराब हुआ है, और अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। लेडी कांस्टेबल थी, उनको बहुत बुरा लगा सुनकर। उन्होंने कहा मेरी बेटी को चलो यहाँ से, इतना होने के बाद भी आपने अपने डैडी को फोन किया। तो ठीक है, खैर अभी वो तो अलग है, लेकिन उसके बाद जो इनके बच्चों के साथ हुआ है, आप इंटरव्यू उनसे भी लीजिए, वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हो गया, कि उनकी वो भी डिस्टर्ब हुए ना। आपने 4 जिंदगी खराब की है, इट्स नॉट ओनली मी, तो आपने ऐसा बच्चों आपके का लाइफ परिवार भी में ली। कहते नहीं है कि सिर्फ हसीन है जिन्होंने ये आवाज उठाई है। जनरली आसान नहीं होता परिवार से निकल के औरत का किसी बात को लेकर के आवाज उठाना, और परिवार उसमें है ही जो औरत कहाँ। आवाज उठाती है उसको भी पॉइंट कर दिया जाता है कि ये देखो बाहर जाकर आवाज उठा रही है। नहीं नहीं, मेरा परिवार है कहाँ, मेरे अब्बा ही थे, मेरा है कौन, मेरा कोई नहीं है। तो मामा के लोग हैं, वो मेरे कोई लेना देना नहीं उनसे। जब आते थे, मम्मी जिंदा थी तब लेना देना था, वो भी दुआ सलाम। तो मम्मी ने बोला कि अब्बा के अलावा मेरा कोई लेना देना ही नहीं ना उनसे। अगर परिवार होता तो मेरी शादी भी नहीं होती, सब आते कि क्या हो रहा है, कोई आया ही नहीं। तो अगर जब कोई परिवार होता तो आप सपोर्ट में करेंगे, उनके बच्चों के साथ तो नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं अकेली हूँ और मेरे बच्चे हैं। अभी तो बस मेरे बेटे मेरे साथ रहते हैं, दोस्त को तो मैंने एक्चुअली डिसोन किया है। और दूसरी बात यह है कि अब मैं अकेली हूँ और मेरी लड़ाई है। मैंने देखा कि मैं हमेशा टॉर्चर होते होते मरने वाली हूँ नहीं, घुट घुट के तो मैं मरूंगी नहीं। क्योंकि मुझे ये साल पता चला कि मेरा केस बंद हो गया। 2 साल पहले मुझे पता नहीं, ही वॉज वेटिंग कि मेरा केस बंद हो जाए। आपका केस बंद हुआ और आपको पता क्यों नहीं चला? पता ही नहीं मुझे, ना कोई नोटिस भेजा गया, ना मुझे कोई ऐसा चीजें भेजी गई कि अब क्योंकि मैं एब्सेंट थी। क्योंकि मैं अपना काम करूं, ध्यान दूं, बीमार अलग में थी, और ये सेटलमेंट की अलग बात कर रहे कि आप कोर्ट मत जाओ, आप कोर्ट जाओगे तो सेटलमेंट कैसा होगा मेरे लिए। मैंने बोला लेकिन कोर्ट में जाके सेटलमेंट करते हैं ना। नहीं नहीं, मैं बाहर, क्योंकि देखो मुझे समझाने वाला भी कोई नहीं है कि ऐसा ऐसे होता है। धीरे धीरे आप लोगों से जुड़ते हो, आपको पता चलता है कि कोर्ट, आज भी मुझे कोर्ट की कितनी चीजें हैं वो नहीं पता। लॉ मुझे आज भी अच्छी तरीके से नहीं मालूम, क्योंकि हमने कभी इसमें तवज्जो ही नहीं दिया कि क्या, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है ना ये, हमने बस केस डाला, दैट्स इट। आपके अभी तक ऐसा हुआ है कि नासिर और आप आमने सामने कोर्ट में हुए हो? उसके लिए तो मैंने पुलिस से कितने बार कहा कि सर एक बार तो उसको बुलाइए, कोर्ट तो बुलाइए, मुझे सामने बात करनी है। वो कोर्ट, आप अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, रेप केस है। 2 साल, तो 2 साल के बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है। मेरी मम्मी जिंदा थी, अगर पुलिस हेल्प करती तो डीएनए हो जाता। जब लोग लिख रहे हैं कि मेरी माँ नहीं है, सबसे पहला काम क्या है, डीएनए ना। मैंने जी। कहा मेरी माँ मर तो जाएंगी, मतलब मेरा कोर्ट डीएनए और करवाना है। पुलिस ने आपके साथ मदद कभी की नहीं है, ये लॉयर नहीं परिस्थितियां था रही। मेरे पास। देखो एक लॉयर होता है जो लड़ने के लिए, लेकिन वो जो कोर्ट तो देख रहा है ना कि लड़की की कोई बोन, बैकबोन ही नहीं है, स्ट्रांग ही नहीं है। तो कोर्ट तो हेल्प कर सकता था कि चलो हम देखते हैं क्या काम है। हाँ, कोर्ट तो ने दिया भी जाता है वकील। वकील था, लेकिन वो वकील बात ही नहीं कर रहा है। मतलब वकील भी कैसे, लोकल्स वकील जो होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है जब तारीख लेने के लिए। लेकिन ये कोर्ट को तो समझना चाहिए ना कि बच्ची को तो नॉलेज ही नहीं है, हम तो कुछ करें। इसलिए तो मैंने कहा कि ये मैं लॉ स्ट्रिक्ट करने की नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से इसलिए मैं कह रही थी, क्योंकि क्या होता है कि जो ये ऐसे रेपिस्ट हैं और क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता है कि लॉ और लॉयर्स कैसे मिलते हैं। और लॉयर्स को पता है कि देखिए लॉयर को सब पता आपने होता है अमित क्या शाह सही है। और नरेंद्र मोदी को दोनों को इतनी गुहार लगाई है, सोशल मीडिया जी पर वीडियोस आए हैं कि आपके पास कोई कॉल या कोई मैसेज आया जिसमें उनकी तरफ से ये आया हो संदेश कि भाई वो आपसे मिले या फिर आपके मामले को लेकर कोई तवज्जो दें? नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये मेरा जो वीडियो है इतना वायरल हो जाएगा। ये मैं इसलिए मैंने ये कहा था, क्योंकि ये देखने के बाद जब मैंने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये जो ये मेरे साथ जो हो रहा है, और जो क्रिमिनल है, रेपिस्ट,
उसके लॉयर भी अवेयर हो जाएंगे कि भाई ये अभी बात वहां तक कर रही हैं, तो ये लॉ की बात कर रहे हैं, तो हम भी एक क्रिमिनल का साथ ना दें। लॉयर को पता होता है कि कौन क्रिमिनल है कौन सही है, सारे एविडेंस तो दे, डॉक्टर और लॉयर के सामने आपको सच बोलना ही होता है, क्योंकि उनके लॉयर ने अब तक मुझ पे डिफेमेशन केस नहीं किया। सबसे पहली चीज ये होती है कि मेरा अगर जो आप उनका क्लाइंट, बदनाम कर रहे थे तो वो डिफेमेशन तो करते कम से कम। अरे और आप आप ये जैसे चाहती मीडिया, भी हैं कि कुछ कम से कम खुल के तो बोले, कुछ तो और बोले। रही बात मीडिया, मेरे लिए सबके लिए है सोशल, आज वो व्लॉग्स बनाता है अपने यूट्यूब पे, बोल सकता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। सबसे बड़ी बात कोर्ट है, सबसे बड़ा चीज जगह क्या है, इज अ कोर्ट। बात मीडिया बाद में, साथ साथ दोनों करो आप। जब मीडिया मुझे अप्रोच कर सकती है 2016 में, जब मीडिया मुझे अप्रोच कर, जब मैंने इसका नाम लिया था, तभी मीडिया के पास वो जाता और उसके जो लॉयर्स है मुझ पे केस करते, भाई ये लड़की झूठ बोल रही है, हमारे क्लाइंट को बदनाम कर रही है, ये तो आप लाइए ना, कोई चीज सामने लेकर आइए ना। अभी भी कुछ रिपोर्टर्स ने मुझसे नंबर लिया है उसके, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम उसका इंटरव्यू करना चाहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कीजिए, मैं तो चाहती हूँ, पूछिए उससे, आज शादी आपने की, आपके कोई तो शादी की तस्वीरें नहीं है, आपने किसी को बताया क्यों नहीं आपकी बीवी है, आपने क्यों छुपा के रखा, और आपके पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं लॉयर करने के लिए, आपके पास सब पैसे, आपने क्या कमाया जिंदगी में, कुछ नहीं काम काम किया आपने। तो ये सब चीजें उससे पूछिए कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से, ये बच्ची किसकी है, आपने शादी किसके बोलने पे किया, ये किसने आपको राइट्स दिया बच्ची की शादी करने की, और शी वाज 12, हाउ यू हैव रिटन 19 हर एज। मेरे तलाकनामा पे विच वाज इन 2010, उसमें मेरी एक्चुअल एज लिखी है 26 विच दे हैव मेड। तो आप सोचिए 96 से 2010 इज 26 ओनली। अगर आप 19 लिखोगे तो आप निकाह नामे, तलाकनामे पे मेरी एज कितनी होना चाहिए थी। तो आप खुद ही पेपर्स, आपने चोर तो कहाँ भागता फिरेगा, कहीं तो गलती करता ही है ना। राइट। अब यहाँ पर अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जब कुछ सालों पहले एक खबर सामने आई थी, हाजी मस्तान सीक्रेट डॉटर, ऐसे करके, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आप मल्टीपल वॉर से मतलब जूझ रही हैं, इतनी लड़ाइयां हैं आपके पास, ये साबित करना कि आपके पति ने आपको मल्टीपल टाइम रेप किया जब आप 12 साल की उम्र में थी, तब आपसे झूठ उस तरह का बोल करके, परिवार को बोल के, माँ ने साथ नहीं दिया, उन्होंने आपसे फिर शादी कर ली, फिर आपके 3 बच्चे हुए, इस बीच में आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट मल्टीपल टाइम हुआ है। ये आसान नहीं है, ये बहुत तकलीफ की बात है। ये जो बच्चा झेलता है उसको पता है, उस औरत को मालूम है, और जितनी भी औरतें इस वीडियो को देख रही होंगी वो समझ सकती हैं इस बात को। वहीं पर दूसरी तरफ आपको ये साबित करना कि आप अपने बाप की बेटी हैं, आप अपनी माँ की बेटी हैं, ये भी एक बहुत तकलीफ की बात इस बीच में रही है। कुछ फोटोज हैं आपकी जो फोटोज को देख करके, मतलब मैं ये फोटो हम ढंग से प्रॉपरली दिखाएंगे, पहले तो मैं आपको ये फोटो दिखाती हूँ और आपसे पूछती हूँ ये लोग जो हैं कौन और ये क्या तस्वीरें हैं। जैसे ये तस्वीर आप देखिए, ये नासिर है। जी, ये अभी का हाल ही का वीडियो है उसका। अच्छा, ये वीडियो है, ये जिनकी हाँ, मैंने 8 पत्नियां स्क्रीनशॉट लिया है। जी जी। हैं, जिनका 8 पत्नियां हैं जिनकी, और ये हाँ, ये मैं हूँ, मुझे ऐसा रखा था बंद करके, मैंने आपसे कहा ना मुझे मारते थे। अच्छा, ये मेरे शादी, जब शादी की जिक्र भी नहीं हुआ था, मेरा रेप अटेम्प्ट भी नहीं हुआ था, तब का फोटो है। मेरी मम्मी है, मैं खड़ी हूँ चश्मे में, मेरी आंटी और मेरा एक्स हस्बैंड। अच्छा, आपकी मदर जो है इसमें ये व्हाइट ड्रेस में? जी जी, वही है। अच्छा, वही है। ओके, ये भी आपकी माँ है? हाँ, मैं पीछे खड़ी हुई, मम्मी है। ये बंगले का फोटो है, हमारा रिपेयर हो रहा था, कलर चल रहा था, तो मैं पीछे खड़ी हूँ और मम्मी खड़ी हूँ। अच्छा, और ये मैं हूँ, और मेरे बच्चे हैं और मेरी आंटी है। अच्छा, ये फोटो ये मेरा एक्स हस्बैंड है, पीछे खड़ा हुआ है, और मैं गोद में, उसकी बहन के गोद में हूँ, और मेरी नानी खड़ी है बाजू में। पूरा फोटो है ये, मैंने बस वो हाँ, ये लिखा है साथ में कि एक बुजुर्ग महिला दिख हाँ रही है इसमें। हाँ हाँ, मेरी नानी है वो। ये जब मुझे घर से निकाल दिया था, तो एवरी मंथ बच्चों को लेके आते थे मिलने के लिए। मेरे बाल को शेव कर दिया था, तो वो जाके एक साल ने मुझे ये 2000, जब मैं 23 साल की थी, तब मेरे बाल शेव किए थे, और ये मुझे टाइम लगा क्या मेरे आपके बाल ग्रो। तीनों बच्चे हैं क्या आपके साथ? नहीं, जी ये हाँ। तीनों बच्चे हैं आपके? जी। माय गॉड, इसके अंदर तो देखिए, ये जो एक छोटी बच्ची दिख रही है जो बच्चे को गोद में लेके बैठी है, ये आप है? जी, मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे बाल को शेव अच्छा, कर दिया था,
तो ये मुझे, हाँ, ये मैं हूँ, ये मैं इसमें 25 ईयर्स की हूँ। 25 ईयर्स की उम्र में ये 3 बच्चे आपके थे यहाँ पर। जी। ओह माय गॉड! और ये मेरे हॉस्टल का फोटो है, ये मेरी फ्रेंड है अमृता, ये मैं हूँ, हम हॉस्टल में थे तब का है ये। ये एक इकलौती ऐसी फोटो है जहाँ पर आप मुस्कुराते हुए दिख रही हैं। हाँ, जब मैं हॉस्टल में थी और मैं स्कूल के, क्योंकि इसके बाद ही मेरी शादी हुई, तो आप मेरी एज देख सकते हैं कि मैं कितनी बच्ची थी और ये हो रहा था मेरे साथ। अब ये बच्चा मतलब कहाँ हॉस्टल किसी का में चुगली करे। इसी हॉस्टल का ज़िक्र वो कर रहे हैं कि नहीं वहीं से प्रेग्नेंट होकर आए थे। हाँ, अब देखो मुझे, और मेरे फ्रेंड्स, दे वर शॉक्ड टू हियर ऑल दिस थिंग, बोले कोई तो लड़का होगा, और स्कूल ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो गया, स्कूल ने एक्शन नहीं लिया। रियली इतना गंदा हॉस्टल है कि बच्चे प्रेग्नेंट हो रहे हैं वहां पर। बहुत हॉरिबल सिचुएशन थी। ये जो सीक्रेट डॉटर वाली बात निकल के आई जब सामने, तो आपको क्या लग रहा है कि आप तो ऑलरेडी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, यहाँ पर आपको देखिए, अपने बेटी होने की भी लड़ाई साथ में आपके साथ जुड़ी हुई है। ये क्या सिचुएशन आपके साथ है? इतनी सारी लड़ाइयाँ कैसे हो गई? सीक्रेट ऑर्डर का ये रीजन है क्योंकि कहीं भी ऐसे एविडेंस नहीं है कि वो मेरे मम्मी डैडी हैं। और सीक्रेट ऑर्डर एक और चीज है कि बहुत साल के बाद मैं बाहर आई, तो मीडिया किस तरीके से सामने लेकर आए, तो उन्होंने सीक्रेट ऑर्डर लिखा। और सीक्रेट था भी क्योंकि मेरी मम्मी हीरोइन थी, और पहले जमाने में जो हीरो होते थे, हाँ, मैं पीछे खड़ी हूँ दिलीप साहब के, आप देख सकते हैं मुझे। मैं, एक और बच्चा खड़ा है, मुझे पता नहीं वो कौन है, बट मैंने इसलिए ग्रीन किया है, मैं खड़ी हूँ। हाँ, ये ठीक है। ये मैं हूँ, हाँ। तो मेरे हॉस्टल का एडमिशन में वो फोटो है, तो आप, मैं डालूंगी वो भी, तो आप देख सकते हैं। तो हुँ। मम्मी हीरोइन थी, और किसी को पता नहीं कि मैं इनकी बेटी हूँ। हम लोग ट्रायल वेल सब जगह जाते थे, पर नोबडी न्यू कि मस्तान साहब की बेटी है या सोना की बेटी है। उनके दोस्त यारों को पता था, लेकिन पर घर काफी में लोगों तो को आप पता लोग नहीं साथ था। ही रहते थे, 10 साल तो रहे हैं साथ में आप लोग। हाँ, हाँ, लेकिन लोगों को नहीं, जो इंडस्ट्री में आप जब रहते हो तो लोग को नहीं बताया जाता है कि आप, क्योंकि मम्मी को हमेशा, मम्मी छोटी थी मेरी, एंड शी वांटेड टू बिकम, वो एक्टिंग करियर में था। और ऐसा था कि उस जमाने में सब चीजें थी, थोड़ा डर भी लगता था मम्मी को, क्योंकि मम्मी मुझे हमेशा कहती थी हॉस्टल में कोई आपको बात करे, कि घर का कोई भी सदस्य आपसे बोले हम लेने आए, आपको जाना नहीं, सिर्फ वो हंसा जी जो मेरी आंटी थी वो आएंगी तो ही जाना। क्योंकि मेरी मम्मी को खानदान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। वही हुआ ना इन द लास्ट, रेप मामा के लड़के ने किया, तो उसने भी दिमाग लगा के रेप किया कि भाई ऐसे बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मम्मी को हमेशा डर था कि मेरी बच्ची को, मस्तान साहब का बच्चा है तो कोई हर्ट ना करे, कोई, पापा को भी डर था मेरे लिए कि कुछ बड़े बच्चों को किडनैप ना कर ले, कोई ये ना कर ले। बहुत सारी हुँ। चीजें थी कि मुझे छुपा उन्होंने के तो ही रखा कितने गया। परिवारों को मदद भी की थी, बहुत इसीलिए परिवार। शराफ़त की ज़िंदगी का के बारे में उनके चर्चे ज़्यादा हो गए थे, बनस्पत इस जी। बात के कि उन्होंने सॉरी मुंबई को किस तरह से क काँपने पे मजबूर किया। उस पर अगर उन्होंने बड़ी लकीर खींची शराफ़त की, तो इतने रिश्ते उनके रहे होंगे, किसी से कभी आपकी बात हुई हो मदद के लिए? यहाँ तक कि अजय देवगन ने जो वन्स अपॉन अ टाइम फ़िल्म बनाई, आपके पिता जी। का रोल उन्होंने निभाया। कभी ऐसा जी। हुआ कि किसी बॉलीवुड में ही किसी व्यक्ति से या अजय देवगन से किसी से आपकी बात हुई हो, मुलाकात हुई हो? क्योंकि जब किसी की ज़िंदगी पर फ़िल्म बनाई जाती है, तो उनके परिवार के सब लोगों से मुलाकात होती है। तो नहीं, कहीं उनको ये मुझसे, पता लगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पता होने की बात भी, देखिए, जब मुझे मुझे लगता नहीं है कि इस दुनिया में किसी को भी किसी के लिए सिंपैथी है। मुझे सब अपने दुनिया में, अपने जिंदगी में वो हैं, और किसी को भी ये सब बातें ऐसी हैं कि लोगों को लगता है कि हम क्यों बीच में जाएं। बहुत कम लोग हैं, अगर मुझे कभी पता चलेगा कि जैसे आप लोग हैं, जब आप लोगों को पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग आवाज उठाते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे जस्टिस मिले। लेकिन ये सब एक्टर्स हैं, और वैसे भी कोई भी चाहता नहीं कि हमारा नाम कोई चीज में जुड़ जाए, क्योंकि कोई चीज कुछ गलत हो जाए। सब डरते हैं ना अपने इमेज को लेकर, और कभी कोई मुझे लगता ऐसा नहीं इनको व्यक्ति नहीं पता। मिला, कोई हाँ, ऐसा अभी व्यक्ति हाजी नहीं मिला मस्तान, जिसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो। और मैंने कभी बोला भी नहीं, मेरे ख्याल से इन लोगों को पता भी नहीं है कि मेरे ये साथ सब क्या हुआ है। और दूसरी चीज क्या है कि मेरे, वो तो हाजी मस्तान मिर्जा ही थे, जहाँ उनके कानों में बात पहुंच जाए, कोई मदद के लिए चले जाए, तो वो तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो हुँ। इसलिए हाजी मस्तान मिर्जा थे ना, इसलिए उनकी दुआएं जो उन्होंने कमाई है, इसलिए मैं आपके सामने आज सेफ बैठी हूँ, वरना कब तक क्या हो जाता मेरे साथ तो। अब आप सोशल मीडिया में इतना तेज़ी से सामने आई हैं और लोग आपको देख रहे हैं, आपकी चर्चा कर रहे हैं कि भई हाजी मस्तान की बेटी इतने दुःख से, इतनी तकलीफ से गुज़री। जैसा मैंने कहा इंटरव्यू के शुरू में कि मैं ये यकीन ही नहीं कर पाई कि आपके साथ रेप हुआ। आपके
मतलब ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है ये परिस्थिति, और आपको इतनी आवाज उठानी पड़ रही है सोशल मीडिया पर आकर इस चीज को लेकर। क्योंकि आवाज उठाने का रीजन एक ये भी था विनीता इसके पीछे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं तो विक्टिम हूँ, और जब मैं कोर्ट भी जाया करती थी, और मैं अभी भी हाल ही में रिट फाइल करने के लिए जब कोर्ट गई थी लॉयर से मिलने, तो वहां भी मैंने इतने केसेस देखे, लोगों को देखा, और मैंने कहा कि मेरे तरह, और मैं भी आए गए दिन न्यूज सुनती हूँ कि मर्डर हो गया, लड़कियां किडनैप हो रही हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, और रेप तो ऐसा हो रहा है कि पूछिए मत, और प्रॉपर्टी पे कितने लोग कब्जा कर रहे हैं, अपने ही लोग। तो मैंने कहा कि अगर लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो ये सब चीजें रुकेंगी, और कम तो हो जाएंगी कम से कम, क्योंकि लोगों को डर रहेगा कि भाई इसका परिणाम क्या होगा। लॉ ही स्ट्रिक्ट नहीं है। मैंने देखा है कि कोई भी पार्टी वालों ने आज तक किसी ने भी कानून को स्ट्रिक्ट करने की कभी बात नहीं की। और एक मैंने देखा था कुछ साल पहले अमित शाह जी ने ये बात की थी कि जो केस पेंडिंग है कोर्ट में, उसको जल्दी से रफा दफा किया जाए कि लोगों की जिंदगी निकल जाती है, उनको इंसाफ मिले, तारीख पे तारीख ना मिले, ये उन्होंने कहा था। लेकिन उसके मतलब बाद ये बात आप नहीं बार बार आई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जिक्र कर रही हैं, आप उनको, उन पर पूरा विश्वास है कि वो हाँ आपकी है मदद बिल्कुल, करेंगे? इसलिए क्योंकि हम सब जो जनता है, सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और सेंटर हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी हैं। तो आप किसके पास जाएंगे, आप किसके पास अपनी ये बात करेंगे? जो देश चला रहे हैं, आप उनसे ही कहेंगे कि सर अभी आपके हाथ में देश है, तो कुछ तो सिस्टम चेंज कीजिए, लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए। कहाँ जाए? ये रोज के जो न्यूज आते हैं ये सब चीजों के, कब तो बंद हो। रेप हो रहा है, प्रॉपर्टी का, जैसे आपने मेरा केस सुना, कहीं तो बंद हो जाकर, कहीं तो ये जो क्रिमिनल्स हैं जिनको लॉ ही हेल्प करके लॉयर्स देता है, हाँ ये सर क्यों? क्रिमिनल है वो आदमी, क्यों उसके लिए भी लॉयर खड़े होके बात कर रहे हैं? लॉ हैव टू बी गेस्ट, लॉ हैव टू बी स्ट्रिक्ट, अदरवाइज ये होता रहेगा। नेता आप कितने सालों से देख रहे हैं, यही हो रहा है। निर्भया केस देखिए ना, जब नरेंद्र जी जी, पीएम बने, उन्होंने सबसे पहले उनको फांसी करवाई, उसी वक्त फांसी सजा होना चाहिए कागजों थी। पर निकलती है, हाँ सजा कागजों पर उसी निकलती है वक्त कि हाँ वो सबकी सही है। जनता थी उसकी गवाह, जनता गवाह थी, ऐसे नहीं कि कोई छुपके हुआ, जनता मेरे लिए तो कोई गवाह नहीं है। जब ऐसे केसेस देखती हैं, आप सुनती हैं, तो क्या क्या सोचती हैं आप उस वक्त? मुझे मुझे लगता है ये वापस मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, जब मुझे सुनने में आता है कि ब्लीडिंग हो रही थी लड़की को, पता होता है कि ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, तो मैं खुद रिलेट करती हूँ कि ये सच है, ऐसा होता है। एक आत्मा मर गई, एक इंसान मर गया, मैं मर जाऊं तो बात खत्म, लेकिन वो लेके जिंदा रहना। और कितने बाद में घर से भागी हूँ अपने इंसाफ के लिए। सब कहते हैं कि आप अभी लड़ आपने रही हैं, 12 साल कमाया से लड़ कैसे, रही हूँ मैं। घर कैसे चलाया आपने इस बीच? अरे वो तो आप पूछिए मत, वो तो एक अलग ही कहानी है। वो तो ऐसा स्ट्रगल है कि पैसे होते भी नहीं थे, भूखी सोई हूँ मैं कई मर्तबा। कैटलॉग शूट करती थी, हार्डली मुझे पर चेंज 100 मिलता था। पीजी में भरूं कि क्या करूं कि खाना खाऊं। फिर मेरे पहचान वाले थे, उनके यहाँ जाके खाना खाती थी। और जब मैं पीजी में रह रही थी, वहाँ बेड बग्स थे, और मैंने फर्स्ट टाइम बेड बग्स देखा कि ये क्या होता है। मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं 3 बजे उनके घर जाके कहती थी मैं मुझे सोना है। वो मुझे हमेशा, फिर उन्होंने मुझे एक महीने बाद पूछा, रात के 3 बजे सोने आती हो आप? मैंने कहा जब मैं शूट के बाद आती हूँ, मैं जब हमारा शूट खत्म होता है 12 बजे, कैटलॉग शूट में करती हूँ, और फिर मैं आके आपको फोन रेडी वेडी होके, तो लेकिन क्यों 3 बजे? मैंने कहा क्योंकि मेरे घर में बेड बग्स है, जहाँ मैं पीजी में रहती हूँ। उन्होंने कहा बेड बग्स है, चेंज कर दो। मैंने कहा हाँ। मैं कैसे बोलूँ कि मैं पैसे भी नहीं है? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं बाद में चेंज करूंगी, मैं पीजी देख रही हूँ। तो आई टू गो एंड स्लीप, उनके एक रूम दिया था, मैं वहां जाके सोती थी, सुबह उठ के फिर रेडी होके। तो इतना मैंने, कभी कभी वो घर पे नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो मेरे लिए घर भी नहीं था कि मैं सुकून से, मैं सो ही नहीं पाई हूँ कितने साल, तो भूखे सोई हूँ, पैसे नहीं है, तो तो बस यही आप है। वहां तो से, मतलब आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ वहां पर मतलब एक्ट किया है, कुछ जगह पर आपने काम भी हाँ मैंने किया है? थिएटर किया था। थिएटर के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने मुझे हार्डली नहीं पैसे लेकर थिएटर किया मैंने। और साथ में थिएटर के साथ साथ ये भी स्ट्रगल, मैं गिर गई थी, मेरा सर फट गया था, और 1 साल बाद, मतलब 2009 में, 8 में मुझे निकाला था। और 8 में मुझे इस हालत में निकाला था, आई वाज मिल्किंग, और मेरा 6 महीने का बच्चा ले लिया था मुझसे। और मैं पुलिस स्टेशन गई, और मैंने पुलिस को कहा कि मुझे घर से निकाल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? तो अगर ठीक हो, मैं जहां भी मैं जाती थी, मेरा ये कहना था कि मुझे सहारा मिल जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं काम करके फिर इसको बताती हूँ। लेकिन सहारा ही नहीं था। अब तो मैं रास्ते में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि इसके दोस्तों ने भी कह दिया कि मैम हेल्प नहीं करेंगे, ननन ने कह दिया कि आप जाओ अपने घर पे। मुझे टीबी थायराइड हो गया था उस हालत में, और बच्चे को दूध पिलाना अलाउड नहीं था। तो सोचो, मैं बुर्खा पहनती थी। मैं पुलिस स्टेशन गई कि बच्चा ले लिया, मुझे कह रहे बच्चा पैदा करो। मैं बच्चा कैसे करूँ, मैं बीमार हूँ।
मुझे घर पे नहीं आने दे रहा है, मम्मी का तो बोल के मतलब ही नहीं है। मैंने कहा मम्मी से एक बार बात करने दो। मम्मी को ये बताया कि बच्चा देके चले गई। ये भी एक स्टोरी मम्मी को बाद में पता चला कि तुम ऊपर भी नहीं आई, तो बच्चा देके चले गई। मैंने कहा मुझे आने ही कहाँ दिया। तो मैं पुलिस स्टेशन गई और फिर मैंने पुलिस में कहा कि मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास घर नहीं है, कोई मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं है। तो मुझे पुलिस ने कहा कि हम फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके कहा वो तो कह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हो। पुलिस लिख रही है आप अपनी मर्ज़ी, मैंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ। अच्छा लिखी है मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जाऊँ? जस्ट इमेजिन। इसलिए मैं पुलिस का नाम क्यों बार-बार ले रही हूँ कि पुलिस कुछ नहीं करती है। तो कानून हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट कि इंसान जाएगा तो पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस कहती है अरे! आपने मर्डर कर दिया, गोली मार दी, उसका खून कर दिया तो किसके पास जाए फिर? इंसान कानून एक ट्रस्टेड लोगों के हाथ में लेता है। वो तो अल्लाह का बहुत-बहुत एहसान है कि मैंने अब तक कानून हाथ में लिया नहीं और ना कभी लूँगी, क्योंकि मेरे अब्बा ने कभी ऐसा काम नहीं किया। तो आप सोचिए कि पुलिस ने कभी सपोर्ट ही नहीं की मुझे और मैं सोचिए मैं 2 रातें रास्ते में बैठी हूँ और फिर उसके बाद जो हुआ है मेरे साथ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि बु एक औरत रास्ते में बैठी है, रास्ते में बैठ के बताइए उसकी ज़रा दोस्त कौन ये सोच सकता है? फिर आप कहेंगे लेकिन हाजी मस्तान की बेटी दर-दर भटकी, खाने को रोटी नहीं थी, रहने के लिए घर भी नहीं था और इज़्ज़त गई सो अलग और उसके बाद इतनी सी उम्र में इतने बच्चे आपने सँभाले हैं। पढ़ाई नहीं, पढ़ना तो चाहती होंगी आप हमेशा? बस ब बच्चा हूँ ना, मैं तो क्या बच्चा ही बनना थी। चाह मेरे नहीं, मुझे तो हमेशा से वो होम्योपैथिक डॉक्टर बनना था, क्योंकि मुझे आज भी मेरे एक आदत है, किसी को भी दवाई देना है, कुछ भी मुझे देख के लगता है कुछ पेन मुझे पता चल जाएगा ये दर्द है। क्योंकि मेरी नानी को बहुत शौक था जड़ी-बूटियाँ बादाम पीस के देना, ये करना, तो नानी का मैं हमेशा आदत थी। नानी मुझे बताती थी ये खाना है, सौंफ खाना है, तो अभी भी इसलिए मैं फिट भी हूँ बिकॉज़ ऑफ वो जो नुस्खे थे नानी के, वो मैं फॉलो करती हूँ। और दवाइयों का मुझे पता है कौन-सी दवाई, तो हॉस्टल में भी मेरी फ्रेंड्स किसी के पास दवाई नहीं तो सिक रूम से पहले अरे हसीन के पास होगा। तो आई यूज्ड टू गेट ऑल द मेडिसिन्स, हाँ, मेरे पास ये दवाई है, तो मेरे पास होती थी। सो वो मुझे हमेशा से होम्योपैथिक डॉक्टर बनना था कि मम्मी भी वो पहले होम्योपैथिक दवाइयाँ होती टैबलेट्स होती थी गोल-गोल वो मीठी-मीठी सी होती, तो वो मुझे सकते हमेशा था छोटी-छोटी कि बॉटल में? मुझे हाँ, मुझे ये बनना है। और साथ-साथ मुझे ओलंपिक्स में हमेशा मेरा ड्रीम था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हमेशा से आगे थी, मेरे सर्टिफिकेट्स आज भी हैं, मेडल्स हैं। मैं हाई जंप में बहुत बहुत शौक था, मैं बहुत मस्तीखोर थी। रनिंग में फर्स्ट एवरीथिंग। मतलब मुझे सब कहते थे हली हसीन तू ओलंपिक्स में खेल। तो मेरे दिमाग में था या तो ओलंपिक्स में जाऊँगी या तो होम्योपैथिक डॉक्टर बनूँगी। पढ़ाई में तो मैं ज़ीरो थी। जस्ट पास। आई वाज़ ऑलवेज़ जस्ट पास क्योंकि ठीक है ना पास हो गए बस हो गया। और लेकिन गेम्स का बहुत शौक था। लेकिन बहरहाल वो तो हुआ नहीं और ये शादी हो गई तो कहीं न कहीं दिल में चोट थी कि शादी नहीं, शादी से पहले रेप, है ना? ये रेप हुआ आपके रेप साथ। ही शादी तो एक टैग लगा गया रेप का। रेप करो शादी का टैग लगा दो। लोग आते हैं, बाराती आते हैं तब शादी होती है। छोटी बच्चियों को आप जबरदस्ती आप करके शादी करो रेप है वो। आपने अपने पिता के अलावा किसी ऐसे मर्द को देखा है जिसको लेके आपको ये लगता हो कि इंसानियत है या क्योंकि पिता के लिए आपके बहुत हाई थॉट्स हैं और उसके अलावा कभी आपने देखा है आपको मर्द जात को लेकर के आप कुछ कहें तो? अभी तक तो नहीं देखा। अब मुझे लगता नहीं कि ये दुनिया में हाजी मस्तान मिर्ज़ा फिर से पैदा होंगे। क्योंकि वो इंसाफ मुझे लगता है कि अल्लाह ने उन्हें भेजा ही इससे था कि जो भी लोग तकलीफ में हैं उनको सँभालो। मेरी मम्मी से मैंने जब हम मिलते थे, मम्मी से मेरी बात होती थी क्योंकि हर वक़्त थोड़ी आप डीएनए की बात, मम्मी को लेके जाने की बात, मैं सेल्फिश भी तो नहीं हूँ ना, मेरी माँ है वो, बीमार औरत है। एक ही चीज़ और मैंने कहा हो गया जो होना है, मेरी माँ बीमार है इस वक़्त, रो रही है। तो मैं उनके लिए खाना बना के लेके आती थी क्योंकि जो उसकी 8वीं वाइफ थी बहुत परेशान करती थी मेरी माँ को। तो मैं उनके लिए खाना बना के लेके आके उनको कहती थी मैं लेकर आई हूँ। और उनको अ, पाउडर चाहिए था क्योंकि इचिंग होती थी कि बेड रेस्ट पे इचिंग होती है ना, तो मुझे कहती थी मुझे पाउडर लेके आना। सोचो इतना पैसा है मेरी माँ को दे नहीं रहे हैं। दैट्स सो पपैया स्वीट। उनको खाने कहा था तो उनको देते नहीं थे। और उनको ओट्स खाना था क्योंकि डायबिटीज पेशेंट था तो उन्होंने कहा मुझे ये स्लिम मिल्क बेटा चाहिए, मुझे देखो देते नहीं है। तो मैंने कहा मेरी माँ का पैसा है, तो मैंने कहा इनसे क्या ही लड़ूं मैं और क्या पुलिस करेगी। तो फिर मैंने जिनके यहाँ मैं रह रही थी उनके साथ मैं स्टार बाज़ार जहाँ पे है वहाँ पे गई थी और उनसे मैंने कुछ सामान खरीदा 1700 का। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं काम कहाँ कहाँ करूँ काम, घर सँभालूँ क्या? तो उन्होंने मुझे कहा ये सब क्या पपैया, ओट्स वगैरह, स्लिम मिल्क ये सब क्यों ले रही हो? ये शुगर फ्री स्वीट्स। तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो उनको शक हुआ कि अब माँ के लिए लेके जा रही है। उन्होंने सबके सामने मेरे को डाँटा मॉल में। इधर रख अभी इसी वक़्त। जिस औरत ने ज़िंदगी खराब कर दिया, उसके लिए लेके जा रही है।
रोने शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए था ना कि माँ होके भी उसने साथ नहीं दिया अपनी बेटी का और ये तुम लेके जा रही हो। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल प्लीज, तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोला नेक्स्ट टाइम मेरे पैसे तो औरत को देना नहीं, ये उनकी वर्ड्स थे, क्योंकि वो भी मिल चुके थे मेरी माँ से। तो फिर उन्होंने अब मैं गई, उनके सामान लेके गई, फिर उसके बाद मुझे उन्होंने पाउडर के लिए कहा, तो मुझे याद आया कि इन्होंने तो मना कर दिया, पैसे अब 400 रुपए का कुछ सामान लेना था मुझे, जॉनसन एंड हम्म। जॉनसन पाउडर था और उसको डब्बा रखने का, अब मैं क्या करूं। तो विशाल मगन है जो यश चोपड़ा जी के भाई बहन के शायद बेटे हैं, तो उन्होंने उनसे मैंने कहा कि विशाल मुझे तो 400 रुपए चाहिएगा, मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो उन्होंने बोला 400 रुपए क्यों, वो भी उनको भी लगा कि 400 रुपए क्यों मांग रही है। मैंने कहा कि मेरे पास है नहीं, उसने मुझे देखा बड़ी गौर से, तुम्हारे पास 400 रुपए नहीं है। मैंने कहा हाँ मुझे जरूरत है, तो उन्होंने बोला हाँ ले लो। तो मैंने कहा मैं आपको लौटा दूंगी, अरे 400 रुपए की लौटाओगी, तो रखो रखो। तो मैं गई और मैंने मम्मी के लिए सामान खरीदा, कुछ स्वीट्स खरीदे और मम्मी को दिया। तो आप सोचो कि ऐसे चीजें हमने देखी है, हमने अपने माँ के लिए इतना कुछ, मतलब आप सोचिए ना कि ऐसा हमने स्ट्रगल देखा कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैंने हमेशा अपने माँ के लिए, तो मुझे ये था कि वो तो हाजी मस्तान है, जैसे आपने कहा कि हाजी मस्तान किसी को देखा, तो मम्मी ने खुद ने कहा कि मस्तान साहब होते तो ये सब नहीं होता। अब बेटी तो थी ना आपकी, कभी क्या बोलूं उसको, फिर रोने लग जाती, तो मैं क्या ही बोलती, फिर उन्होंने बोला मुझे, लेकिन मैंने जिंदगी में दो चीज खो दी, एक मस्तान साहब और हसीन। तो जब कोई लोग होते हैं तो कदर नहीं करते हैं लोग, भरोसा नहीं करते हैं, बाद में याद आता है कि अरे काश कर लिया होता। अब क्या मैं देखो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हुई तो हुई, लेकिन उनको भी सुख नहीं मिला ना औलाद का। ये इसलिए औरतों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को एकदम कमजोर ना समझें कि अरे क्या होगा, निकलिए बाहर, कोई किसी को पड़ी नहीं, आपकी भी लाइफ खराब हो रही है, बच्चों की भी हो रही है, या आपके साथ भी कुछ हुआ है, तो कम आउट एंड स्पीक। कोई ऐसा भी केस रहा किसी ऐसी कोई परेशानी जिसमें जो एक्स हस्बैंड थे आपके, उनके अलावा जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, कोई? नहीं नहीं नहीं, अरे दुनिया क्या गलत करेंगे, वो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो गैर है ना, ये तो अपने घर में थे। भाई राखी बांधती थी इसको, मैं आई टू फाइट विथ माय कजन ब्रदर, मैं बांधूंगी राखी, ऐसे इतना मोहब्बत भाई का लिए, सोचो कैसा लग रहा होगा। और उन्होंने जिस रेप कर भाई, दिया। सोचो आप जिस आदमी के लिए आप लड़ रहे हो, नहीं नहीं मैं बांधूंगी मैं बांधूंगी, और आप हर वक्त हर साल राखी के लिए ऐसे वेट, और वो आदमी ऐसा कर रहा है, आपको कैसा लगा होगा। उसके बावजूद मैंने घर पे अपने 2 बार रखा, मेरी बेटी के कहने पे, मेरी वीडियोस है, ही स्टेड इन माय हाउस विद हिज वाइफ एंड डॉटर, इतने अच्छे से पेश आई, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा हमारा फ्यूचर क्या, आप तो बदला भावना में रहोगी, हमारी जिंदगी क्या, और आप भी मर रही हो, तिल ब तिल आप मर रही हो, कोई पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है, कोई आपके लिए खड़ा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, आपके हालात ऐसे हैं, आप सुसाइड अटेम्प्ट करते रहती हो, कभी आप मर गई तो हमारा क्या, कम से कम सेटलमेंट करो, मम्मी खत्म करो। मैंने कहा ये नहीं करेगा, और वही वही हुआ, आप उसने कुछ सुसाइड नहीं किया अटेम्प्ट था। कर सुसाइड हाँ अटेम्प्ट मेरी कर तलाक हुई थी वो फर्स्ट टाइम, वैसे तो बंगले पे तो बहुत बार किया मैंने सुसाइड अटेम्प्ट, फांसी लेने की कोशिश की, बच गई, उसकी बहन ने बचा लिया, फिर उसके बाद अपने आप को जलाने की कोशिश की, मैं बच गई, मुझे अल्लाह बचाना ही चाहते थे, क्योंकि मैं लड़ूं, और फिर मैं तलाक हुई थी तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कुछ विटनेस है उस चीज के, वो बात करेंगे। फिर मैंने जब मेरी मम्मी मर गई थी उसके बाद मैंने कुछ पैसे लिए थे किसी से, तो लेडी ने मेरे को बहुत सुना दिया, तो मैंने अटेम्प्ट किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया, फिर उनको लौटाया मैंने बाद में। फिर मैंने 2 साल पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मैं क्रिटिकल केयर में एडमिट थी, इतनी इतनी परेशान हो गई थी कि दो मैं करूँ तो साल करूँ पहले क्या। भी? हाँ मैं अभी मेरी क्रिटिकल केयर में एडमिट थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए वहां मिलने के लिए मुझे, आईसीयू में थी मैं, पाइप वाइप डाला था मुझे, और मेरी बेटी तो घबरा गई थी कि क्या हो गया और फिर उसके बाद बच गई मैं, तो ऐसा भी नहीं कि पुरानी न्यूज़ है, वो तो रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको मिल ही जाएगी, फ्रेश न्यूज़ है। और उसके बाद जब मैं अब जाके जब मेरा कुछ काम होने वाला था, वो काम हो नहीं रहा था, और मेरे कुछ पैसों की बात थी, तो मेरा घर हो जाता, लेकिन वो कुछ सामने वाले ने ऐसी कुछ हरकत कर दी कि चलो मैं गैरों को कंप्लेन नहीं करना चाहती। फिर उन्होंने पैसे दिए और कुछ लोगों ने पैसे मिला करके फिर मैंने ये लोन समझ जाइए, जो घर में मैं रह रही हूँ, एज़ अ लोन ओनली, कि उन्होंने मुझे बर्डन नहीं डाला, उन्होंने कहा तुम्हारा घर है ये, लेकिन मेरे दिल में है कि मैं जब तक जिंदा हूँ सबके पैसे चुका दूं, कि भाई थैंक यू सो मच कि आप मेरे ऐसे हालात में काम आए, बट आई वांट टू, क्योंकि वो जो जिन्होंने दिया है वो सब ये चैरिटी ये जो वाले ही हैं। सोच है, ये संस्कार में आपको अपने पिता से मिली। जी जी जी, क्योंकि ये यही रहने वाला है ना विनीता, हम कुछ लेके जाने वाले नहीं है, लेकिन जब कोई हमारे लिए खड़ा है तो आई हैव टू गिव इट बैक टू देम, कि भाई आपने मेरे लिए किया तो मैं भी आपके लिए, चलो आपके एनजीओ में डाल देते हैं, आप उनको किसी और की मदद कर देना, हम क्या ही लेके जाएंगे दुआएं। मेरे अब्बा, जैसे मम्मी ने कहा था मुझे
मैंने कहा अब्बा इतना सब कुछ करते थे, मुझे पता चला कि अब्बा इतना सबकी मदद करते थे, तो लेकिन उनको क्या ऐसा लाभ मिलता था करके। तो अम्मी ने कहा कि वो हमेशा, ये सवाल मेरा भी उनसे था कि आप इतना सब कुछ करते हो, इतना सिंपल रहते हो। तो उन्होंने, अब्बा ने कहा कि घर भी उनका बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल रहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में कुछ लेके जाना चाहता हूँ दुआएं, क्योंकि मुझे जन्नत जाना है, मुझे जन्नत देखनी है। तो मैं क्या लेके जाऊं ऐसे, अल्लाह मुझे जन्नत क्यों देंगे, ये तो क्या लेकर आया। तो मैं दुआएं लेके जाऊंगा, तो मैं अल्लाह के जो बंदे हैं उनके लिए इतना कुछ करके करूंगा कि वो मुझे दुआएं देंगे, और ये दुआएं मेरे लिए क्रेडिट है, और ये लेके जाऊंगा मैं कि ये मैं लेकर आया हूं, मेरे को जन्नत जाना है। दुनिया तो मैंने देख ली, अब मुझे जन्नत देखना है। तो ही यूज्ड टू रीड अ बुक आफ्टर लाइफ, इतना उनको, क्योंकि मुझे वो बुक याद है कि ही यूज्ड टू रीड दैट बुक। और मैं देखा था वो कुछ हिंदी में थी क्या तमिल में थी, आई डोंट नो, लेकिन वो मैंने देखा आफ्टर लाइफ किताब थी उनके पास। मैंने कहा ये किताब वो पढ़ते थे। तो मम्मी ने कहा उनको इस चीज का शौक था कि मुझे ही जन्नत जाना है। सोचो उनकी सोच कैसी थी कि मैं इतना काम करूंगा कि मैं खुदा के यहाँ जन्नत में जाऊंगा सबकी मदद करके, ये उनकी सोच थी। एक बात बताइए आप हसीन, अक्सर ये मामले जब कोर्ट और पुलिस से आप शिकायत करिए, पुलिस की बात तो मैं समझ सकती हूँ, सीधे-सीधे पुलिस कई बार मामलों को संजीदगी से नहीं लेती है, जिसकी वजह से पता नहीं किसकी ज़िंदगी कहाँ पर फँस जाती है। लेकिन कोर्ट में जब जाते हैं सारे सबूत जाते हैं, सारी चीज़ें जाती हैं, एविडेंस वगैरह जब जाते हैं, तो उसमें अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियाँ भी कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं और उसकी वजह से जो जेन्युइन लेडीज़ हैं, उनके लिए भी नज़र उसी तरह से शक से चलती है कि भई तुम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रही हो? तो आप ऐसा मुझे कभी बोलिए, आप हुँ। विनीता आप मुझे बोलिए, इसमें मेरा क्या फायदा है। पैसा मेरा, घर मेरा, जिंदगी मेरी, मेरा 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 तो ले लिया आपको गया है। मैं, आपको ना सिर से कुछ चाहिए नहीं है, बस न न्याय चाहिए इस सिचुएशन में। हाँ, क्योंकि वो उसका, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो बंगला है, मेरा जो पैसा है, हु इज ही टू टेक इट। उसका क्या लेना देना मेरी प्रॉपर्टी से। तो मेरे दिमाग में ये, मेरा ख्याल ये है कि आप मेरी चीजें लेके बैठे हैं, मुझे दीजिए वापस। आपका कोई राइट्स नहीं है उसमें। आप तब भी, मैंने जब घर पे वो आके रहा, मैंने तब भी मेरी बेटी ने सेटलमेंट की बात की। मैंने कहा भाई तू 70% ले ले, लेकिन हुँ। मेरे प्रॉपर्टी में से मेरा बर्थ सर्टिफिकेट तो दे। ही वॉज रेडी टू गिव माई बर्थ सर्टिफिकेट, बट ही वॉन्टेड कि मैं प्रॉपर्टी पे पेपर पे साइन कर दूं, आई विल नॉट क्लेम। मैंने कहा एम आई मैड, मेरी प्रॉपर्टी दो, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग आई वांट। नहीं, केस भी बंद कर दो। मैंने मतलब कहा सब बर्थ करूंगी। सर्टिफिकेट की एवज में वो प्रॉपर्टी आपसे लेना चाह रहे थे। जस्ट इमेजिन, उसमें भी सौदा। मैंने बोला भाई, और मेरे बच्चे विटनेस है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों से भी तो इंटरव्यू करें, कोर्ट ने मेरे बच्चों को तो बुलाए। बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे, जब पुलिस के सामने तो अकेले लेके जाके पूछो उनसे कि क्या ये सब बातें हो रही थी। क्योंकि देवर किड्स तो सामने खड़े थे। बच्चों को पूछिए ना, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं अकेला, अब सबसे पूछिए। अब कोर्ट का मामला, जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल बात सही कही आपने। इसलिए मैंने कहा कि आदमियों, जो भी लॉ की बात कर रही थी मैं मोदी जी से, तो ये आदमियों पे भी हो रहा है, औरतों पे भी हो रहा है, और रेप जो लड़कियों के साथ हो रहा है, और काफी चीजें इनजस्टिस हो रही है, सबके लिए सब लोग आवाज उठाएं। मैं, मुझे मुझे आप बताइए, ये किसी के ऊपर ऐसा गंदा एलिगेशन लगाकर मुझे क्या मिलेगा। तलाक के वक्त मुझे सोचिए ना, आपने तलाक, उस आदमी में तलाक दे दी मुझे, अगर इतना ही सब कुछ था, मेरे फोटोज क्या है उस आदमी के साथ, आपने कहीं भी तस्वीरों में देखा है। मैं चाहती हूँ न्यूज रिपोर्टर्स उससे भी इंटरव्यू ले कि भाई ये क्या है, आज शादी तूने क्यों, लड़कियों को बुलाया जाए कि क्या आज शादी तूने की क्यों, ऐसा क्या हो गया था, वो सब लड़की खराब है। इतनी और ये शादियाँ। पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास, कहाँ से आ रहा है इतना हाँ। पैसा, तो मेरा है। हुँ। कभी काम ही नहीं किया उसने। मैंने एक फिल्म दिलाई थी उसको जिसमें उसने गाना दिया था, उसमें भी वो अंकल ने ऐसे उसको फिल्म, जब मेरी तलाक नहीं हुई थी, उन्होंने बोला कि तेरे हस्बैंड को बुला, मेरे को मिलना है, क्या है ये। तो मैंने बुलाया कि उनको गाना, आप म्यूजिक डायरेक्टर, मैंने बताया था, कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, मैंने तो उसको क्या काम कभी दिलाया। ऐसा हुआ था कि आपको ये लगा हो कि इस आदमी ने मेरा इतनी बार रेप किया, बचपन से मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, यंग एज आप फ़ील नहीं कर पाई, तो ऐसे में कभी आपको लगा कि मैं इस आदमी के साथ रह क्यों रही हूँ? जब आपको थोड़ा ज्ञान होने लगा चीज़ों का, कब आप मतलब 3 नहीं बच्चे नहीं, जब ज्ञान नहीं है, तो 12 साल से भाग रही हूँ मैं। 12 साल से, whenever you touch me, whenever I used to get pregnant, तब से भाग रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी लड़ रही हूँ, आई एम रनिंग फ्रॉम मतलब दैट टाइम। 25 साल की उम्र तक 3 बच्चे हो गए, उसके बाद आप बस दौड़ती रही से दूर हो गई। नहीं नहीं, उसके पहले भी, 25 साल से अच्छा। पहले से, मैं 12 साल से लेके अब तक सिर्फ हक के लिए भाग रही हूँ। आई वॉन्ट ऑल दिस पीपल एंड कम एंड से कि हाँ ये बच्ची तब से हमारे पास भी आई थी हेल्प के लिए, अपनी बच्ची को लेके भी हेल्प के लिए गई, कि मुझे नफरत है इस आदमी से। जब मुझे एंडी, उनका नाम आनंद बलराज है, वो डायरेक्टर हैं, राम लखन में देबू थे, उनका नाम बता रही हूँ मैं, जिन्होंने, जिनके घर में जाती थी, उन्होंने मुझे
काफ़ी मदद की, डाँटा था मेरी मम्मी के लिए। उन्होंने बोला, "ये कितनी सच्चाई है, मुझे तेरे आदमी से मिलना है।" मैंने कहा, "वो शैतान है, आप मत मिलिए।" "नहीं, उसको मैं गाना देता हूँ अपने फ़िल्म में, तो चलो कम से कम इस चक्कर में तुम्हें वो कुछ ना कुछ तो देगा, तुम्हारा बर्थ सर्टिफ़िकेट, तुम्हारे पैसे।" मैंने कहा, "वो नहीं करेगा अंकल, समझिए।" वो मिला, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से बेटे की तरह ट्रीट किया, गाना दिया, फ़िल्म में सब कुछ किया। वही हुआ। मैंने बोला आपने बात करना शुरू कर दी, देखो उसने मुझे तलाक दी ना, मैं उनके घर पे जाके मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया। उनकी कुछ पिल्स थी, मैंने खा लिया और मैं खड़ी थी। मैंने कहा ये आदमी ने मुझे एक तो मेरे मुँह पे मुझे गिराया, इस आदमी से मुझे मिलने बोला कि इस आदमी को गाना दिया अपने फ़िल्म में, मेरे कहने मतलब मेरे दिल में कहीं न कहीं कड़वाहट थी कि मुझे इससे बात करना पड़ रही है। यकीन नहीं आपको मैं सच बोल रही हूँ। मैं गई उनके घर पे और मैंने गोलियाँ खाई, मैं ऐसे खड़ी हुई थी एंड आई जस्ट ड्रॉप्ड लाइक दिस। तो एक और आदमी थे जो अभी काफ़ी पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी लोग हैं जुड़े हुए हैं, आम लड़के हैं। उन्होंने कहा मैं तो वहाँ विटनेस था, मुझे बुलाइए मैं बोलता हूँ और इवन सर विल से किस तरीके से मैं बच गई, 2 दिन के बाद तो मुझे होश आया। उन्होंने मुझे सबसे बड़ा सवाल किया कि एक तो तुम सुसाइड कर रही हो मेरे घर में और तुमने किया क्यों? तो मैंने कहा आपने जिसको काम दिया, मैंने अपने दिल में पत्थर रख के आपने कहा कि तुमको नफ़रत है, तो देखो आपको जानना था, आपने जान लिया, उस आदमी ने मेरे को तलाक दे दी, बिना पैसे दिए। उसी दिन जिस दिन मैं सुसाइड किया, ही वाज़ शॉक्ड टू हियर दैट तलाक हो गई। उसे फ़ोन करके कहा तलाक बच्ची कहाँ जाएगी? अरे आप बीच में मत बोलो। मैंने कहा आपके बोलने की वजह से तो ये हो गया। हुँ। उसको लगा कि हेल्प हो रहा है इसका कुछ इंसाफ मिल जाएगा। सोचिए और मेरी मम्मी को ये बताया कि तलाक मैंने ली। मम्मी को तो ये भी नहीं पता था कि तलाक उन्होंने दी। मम्मी ने कहा तलाक ले लिया तूने, रह रही कहाँ रही? मैंने देखा तू ऐसे गलत जगह पे रहती है, उन्होंने बताया। आप सोचिए कि मैं क्या बोलूँ आपको? मतलब इतना क्रिमिनल आदमी, इस आदमी हुँ। ने एक वो वाकया बताती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि ये आदमी जब मेरे पापा के गाड़ी में टीवी होती थी, तो मेरे पापा ने उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने आके कहा कि मस्तान साहब टीवी चोरी हो गई। और मस्तान साहब की गाड़ी में टीवी चोरी होना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अच्छा कि टीवी चोरी हो गई, कैसे हो सकता है? तो जो मेरे मामा हयात हैं, उन्होंने उसको मारते-पीटते लेकर आए, तब हमारे बंगले पे ही थे। उन्होंने कहा टीवी हाथ में थी, उन्होंने कहा इसने चोरी की। ये कुछ से 15-16 इयर्स का था। मेरे पापा ने एक कहा था ये बड़ा होके क्रिमिनल बनेगा और वो क्रिमिनल ही बना और उसने बेटी पे अटैक किया उसने। सोचिए आप, ये मेरी मम्मी ने कहा मुझसे माय गॉड! और ये तब और भी उनको लोग ये ना जानते हैं मेरे मालूम नहीं मामा था कि मैं वो बड़ा होके सबसे पहले बेटी के साथ ही ये हाँ, करेगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मामा से सबसे ये इंटरव्यू किया जाए कि आपने मेरे मामा को पैसे दिए गए, कि जो मामा जिस घर में रह रहे हैं वो मेरी मम्मी का दिया हुआ है। तो मेरे मामा ने ये लिखा कि हाँ, मेरी बहन ने मुझे बताया, जो मेरी आंटी जो थी, जो अभी इंतकाल हो गया उनका, कि ये मैंने बोला ये बेटी किसकी है? तो मेरे मामा को मेरी आंटी ने बोला, "अरे ये लड़की, ये हमारे यहाँ काम वाली काम करती थी, वो बच्चा छोड़ के दुबई चली गई, उसने कहा तुम्हारा बच्चा है।" ये स्टेटमेंट है मेरे मामा का पुलिस में। आई वाज़ शॉक्ड टू रीड दैट। मैं अपने मामा के पास पुलिस लेके गई कि क्या ऊपर गई, मैंने कहा ये क्या लिखा है तूने? मेरे हमारे रोटी में पड़ा हुआ है तू और तू ये लिखता है इसमें? उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पुलिस को तो पैसे देते हैं लोग, सब बच जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो खुद दिया हुए घर में रह रहा हूँ। ऐसा कुछ पेपर है उसके पास जिसमें वो मामा को ब्लैकमेल करता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कि मैंने कहा आपको किस बात का डर है? आप जाइए ना पुलिस, नहीं, नहीं पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, मेरा घर चला जाएगा बेटा मेरे हाथ से, अभी तो काफ़ी ज़ईफ़ हो गए। तो मैंने बोला अभी ये तो बुड्ढा आदमी, इसको मैं काहे परेशान करूँ? उनके 5 बच्चे हैं। कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन पुलिस अगेन पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए था ना, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, कि ये क्या स्टोरी है? हाँ जी, पहले मेरी अगर आंटी मेरी माँ बनी हुई है। आप मेरे जो स्कूल में एडमिशन फॉर्म है मेरा, इंस्टेड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वी आर सबमिटिंग दिस एडमिशन फॉर्म दैट ये लड़की जो है मेरी बेटी है। ये अच्छा, और वही आंटी का नाम एडमिशन फॉर्म में है कि शी इज़ माय गार्डियन, एक्चुअली शी वाज़ माय गार्डियन। जस्ट इमेजिन ये स्कूल ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आपको पता है स्कूल ने मुझे कितने साल के बाद मेरा लिविंग सर्टिफिकेट दिया, इतने कुछ चैनल्स ने भी फ़ोन करके बात की कि आप इनका लिविंग सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हो? स्कूल नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद कुछ कार्यकर्ता थे मेरे साथ गए, उन्होंने लेटर लिखा बड़ा और फिर जाके उन्होंने 1 घंटा बात की मेरा एक्स-हस्बैंड और आंटी से, तब जाके मेरा लिविंग सर्टिफिकेट दिया। 2017 में मेरा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था बिकॉज़ आई वाज़ नॉट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट्स। कब निकाला था? 2008 में मुझे निकाला था, 17 में मेरा पासपोर्ट बना है। कितना मुझे स्कूल वालों ने भी टॉर्चर किया, मेरा लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन पे भी केस होना चाहिए कि आपने बच्चे को लिविंग सर्टिफिकेट दिया क्यों नहीं? तो सब जगह से मुझे कितना परेशान किया। ये पैसों के लिए, मेरे पैसों से ही मेरे साथ ही खराबी कर रहे हो। और ये जो कार्यकर्ता और भी जो टीवी वाले हैं बोलेंगे यस, वो तो है ना, वो तो बोलेंगे हम तो थे उस वक़्त, इतने साल की बात है, वी वर द वन।
झूठ इंसान बोलेगा तो कुछ तो होगा ना साथ में, जो वो भी झूठ, सब भी झूठे। और उनका क्या लाभ है मेरे लिए झूठ बोलकर? क्या मैं उनको पैसे दे रही हूँ? क्या मेरा क्या है हमसे? करोड़ों दे दिया भाई, ये हमको लाभ मिल रहा है। एक दोस्ती के हसीना, नाते, एक अगर इंसानियत के आप नाते। अपने जीवन में वापस जाती हैं 12 साल की उम्र में, या फिर ये कहें कि 10 साल की उम्र में जब आपके पिता थे, तो क्या आप अपने जीवन में चीजें ठीक करना चाहेंगी? नहीं, आपको लगता है? मैं जब 12 साल की बात करते हैं, क्योंकि 10 साल तक तो मेरी जिंदगी वाज एक्चुअली वाज लाइक अ प्रिंसेस। और मुझे लगता है मेरी नजर ही मुझे लग गई मेरी जिंदगी को, कि मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इतनी खुश थी कि भाई वाह, ये तो जिंदगी। और आपको मैं इतनी बड़ी बात आज बताती हूँ कि मुझे पता नहीं था मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझे कैसे? मालूम ही नहीं था, मुझे बताया नहीं था ना कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। आप मुझे हॉस्टल में? शायद नहीं, मैं जब मेरी शादी होने वाली थी, और मैं जिस दिन जब मेरी शादी होने लगी, तो मैंने, मेरी मम्मी ने मुझे मारा और कहा कि मुझे शादी करना पड़ेगी। तब मैंने कहा कि मेरी आंटी और मेरे एक्स हस्बैंड को, मैं पापा के पास जाके बोलूंगी कि आप मेरी शादी करवा रहे हो। भागने का रीजन क्या था? मैंने अभी तक किसी ने इतने खुल के, आप जैसे पूछ रहे हैं, मीडिया वालों ने पूछा नहीं था, अभी मुझे मौका भी मिल रहा है बात करने का। तो मैंने कहा मैं पापा के पास एक कंप्लेंट करूंगी। उस दिन मेरी आंटी ने बोला, कौन सा बाप, वो तो मर गया। तब आई केम टू नो माय पापा पास्ड अवे एंड आई रैन अवे फ्रॉम द हाउस, कि अब तो क्या होगा। लेकिन मेरी फ्रेंड नहीं थी और मुझे आना पड़ा। लेकिन कोई चारा ही नहीं ना बच्चे के बाद, बाप ही मर गया। तो मुझे तब पता चला, तो मेरे लिए 12 साल की उम्र में मेरे लिए जिंदगी तबाह हो गई कि मेरे पापा ही चले गए, अब तो खत्म, अब तो मम्मी सुनने को तैयार ही नहीं है। जो औरत मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, वो औरत इतनी चेंज हो गई। मम्मी की मोहब्बत ऐसी थी कि करती थी मुझसे प्यार, लेकिन हीरोइन थी और इतना ध्यान नहीं था अपने जिंदगी में थी। वो अब्बा थे, और अब्बा के, और वो डिस्टर्ब। फिर मुझे पता चला वो औरत डिस्टर्ब क्यों, क्योंकि अब्बा का इंतकाल हो गया। क्योंकि 2 साल तक वो परेशान, मैंने कहा क्यों अजीब पे बिहेव करती हैं, खामोश रहती, कभी रोने लग जाती है मुझे देखकर। तो ये बात थी, तो उनके दिमाग में ये था कि मेरी बेटी ने क्या कर दिया, तो बाप भी नहीं रहा, ये हरकत कर रही थी मसान साहब की बेटी। तो ये सब मुझे बाद में जैसे मैं बड़ी होते गई, मुझे पता चला कि साइकोलॉजी, ये औरत क्यों, इस औरत ने क्यों किया ऐसे। मैं समझती हूँ कि औरतों का दिमाग होता है ऐसा, कंजर्वेटिव होता है। मैं भी एक टाइम पे कंजर्वेटिव थी अपने बच्चों को लेके, थी मैं, बुरखे में थी। मेरी बेटी को भी मैं चिल्लाती थी, ये मत करो, क्योंकि है अब हमारा आप दिमाग बुर्का नहीं औरतों का। पहनती? अब बुर्का नहीं बुरखा अभी पहनती? क्या रास्ते में फेंक दिया? कौन सा बुरखा? आपने नंगा ही फेंक कर दिया लड़की को, रास्ते में फेंक दिया, अब कोई भी क्या बुरखा। तो उसमें मुझे तब पता चला मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ। और फिर मैं, ये आपने जैसे कहा कि क्या देखती हैं आप, तो मैं उस लड़की को ऐसे देखती हूँ जो आपने देखा दुपट्टा ओढ़ी हुई है। उस लड़की को खड़े होके मैं बात करती हूँ, जो हसीन है 12 साल की, और मैं खड़े होके कहती हूँ कि आई विल फाइट टू गेट जस्टिस फॉर, और आई विल डू इट, दैट्स, आई विल डू इट इंशाल्लाह। एंड आई हैव फुल ट्रस्ट, एंड आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी, जो अभी इस वक्त हमारा देश चला रहे हैं, कि आप प्लीज लॉ स्ट्रिक कीजिए कि मेरी तरह और भी जो लोग तकलीफ में हैं किसी भी कारण की वजह से, उनको इंसाफ मिले। हसीना बहुत स्ट्रांग है, और 12 साल की उम्र से लगातार इतनी लड़ाई लड़ रही हैं, लगातार ऑलमोस्ट हर स्टेप पर। ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े नाम के व्यक्ति की बेटी को इतना दर-दर भटकना पड़ा और इतने कष्ट झेलने पड़े हैं। अरे आप विनीता, आपको पता नहीं है कि जब मेरा पहला बच्चा के इंतकाल हुआ था, तो मुझे जिस तरीके से जब मुझे स्टिचेस आए थे, तो मुझे ब्लीडिंग होता, स्टिचेस आते हैं तो कि 40 डेज तक आपकी ब्लीडिंग होती है। हाँ, हाँ। तो मेरी ब्लीडिंग होती थी, और मैं वो ब्लीडिंग साफ कर रही, मुझे पैड नहीं दिए गए थे। अब मैं खुल के बताना चाहती हूँ, अभी अपने बात कर रही हूँ, मुझे पैड दिया जाता है क्योंकि पेन ना हो। मुझे पैड नहीं दिया बहुत था। एक्सट्रीम और ब्लीडिंग मुझे, होती है क्योंकि हाँ, और मुझे पैड नहीं दिया था, तो वो वजह से मुझे बहुत पेन में स्टिचेस खुल गए थे। तो डॉक्टर ने कहा स्टिचेस खुल गए सारे, पैड नहीं लगाते हो। अब मैं कैसे बोलूं, मुझे पैड देते ही नहीं है। तो एक कपड़ा दिया था, मतलब अब सोचिए मुझे इतना पेन हो रहा है, मेरे ही बंगले में मेरा ही खाना खा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि मैं उस अपने ब्लीडिंग को ऐसे पोंछती थी फ्लोर पे। अब क्योंकि इतना इतना, और मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो आप सोचिए कि कितने साल, और ये ऐसा नहीं हर बच्चे के टाइम पे हुआ है। बहुत तकलीफ से मैंने, बच्चा होना मतलब मुझे घबराहट होती थी कि अब बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि दवाइयां नहीं देते थे, बहुत झगड़ा करना पड़ता था, डॉक्टर बोलते दवाइयां दो। इनका था कैसे भी मर जाए, नेचुरल डेथ बता दें।
लेकिन वो हुआ ही नहीं ना। अभी जब मुझे घर से निकालने का रीजन भी ये था, मैं बीमारी में निकली, रिपोर्ट्स है मेरे पास डॉक्टर्स के, मैंने कोर्ट में भी दिए हैं कि कैसे हालात में मुझे निकाला था उस साल के। तो उसमें उनको लगा कि अब तो मर जाएगी, दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन मैंने अपने फॉलोअप किया, अपना इलाज किया। जब मैं पीजी में रहने गई थी, मेरे पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने ननद से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा तुम स्टेशन पे रहना, क्योंकि मैं तुमसे मिलूंगी, तो मुझे मना किया मेरे हस्बैंड ने मिलने। तो वो आई, उन्होंने मेरे को 10,000 दिए, फिर मैंने पीजी में कुछ पे किए, और देन आई स्टेड। 3,000 कुछ था उस वक्त, लेकिन कुछ खर्चे के लिए, दवाइयों के लिए, मैंने कहा दवाई के पैसे चाहिए थे, और मुझे वहां पे रहने के लिए, जगह के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने 10,000 दिया। आप यकीन मानिए, वो मेरी ननद ने मुझे इतना परेशान किया वो 10,000 वापस लेने के लिए। और शी यूज्ड टू टेल मी, गेट मी दिस थिंग, गेट मी दैट, सब इन्वॉल्व थे ना, गेट मी दैट, गेट मी, एंड शी इज द विटनेस फॉर एवरीथिंग, बिकॉज शी वाज मौजूद इन माय शादी। तो और वो मेरे एक्स हस्बैंड को बता दी है, ये ऑइंटमेंट यूज करना, ये करना। जस्ट इमेजिन टू हाउ टू, सोचिए आप कैसे लोग हैं ये लोग, कितने शैतान है ये लोग। इन सबको सजा होना चाहिए, यू नो। तो मैं इतने पेनफुल था, और भी दवाइयां लेके मैंने अपना इलाज करवाया, और अल्लाह के फजल से वो मेरा 6 महीने में सब क्योर हो गया। मेरे पर तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं आज आपके सामने इतने आराम से बैठी हूँ। लेकिन हाँ, मुझे फिजिकली प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मेरा ब्लीडिंग नहीं रुकता है, मेरी मेडिकल में दवाइयां भी लेती हूँ, क्योंकि बॉडी वैसी नहीं जवाब दे देती है ना, क्योंकि गायनी आप, इश्यूज हो गए आपको, हाँ। क्योंकि आप नहीं, फिर मैं दवाइयां लेती हूँ, फिर ठीक हो जाता है। तो मतलब आप सोचो, मैं, क्योंकि आप लड़ भी रहे हो, आप टेंशन में भी हो, सब मुझे फिट देखते हैं और हंसते हुए देखते हैं, क्योंकि मुझे रोना पसंद नहीं, बार बार रो के कुछ होने वाला नहीं है। आ जाता है रोना मुझे, बट मैं लड़ती हूँ, अपने अपनी जिंदगी जीती हूँ, जिम जाती हूँ, फिट रहती हूँ, वीडियोस डालती हूँ। लोग कमेंट भी करते हैं, अरे मस्तान की बेटी नाम खराब कर रही है। अरे छोड़ो ना, क्यों किसी के लिए बोलना, अपना काम कीजिए। कोई इंसान क्या सफर कर रहा है, कोई भी लड़की कुछ अगर अपनी मर्जी से भी कुछ कर रही है गलत, उसकी जिंदगी आप कौन होते बोलने वाले। आपको थोड़ी परेशान कर रहा है कोई, फोर्स थोड़ी कर रहा है। जो भी इंसान जो कर रहा है, आप लोग ये होते लोग कौन हो कहाँ उसको थे टैग जब लगाने आपके साथ वाले। इतना बुरा हुआ? बड़ी बात तो ये है, ये और लोग कहाँ लोगों थे? और लोगों का फुर्सत है कमेंट करने की। अभी भी मोदी जी को हाँ। लेकर काफी लोग ने, मैंने जब कहा है, लोग कह रहे हैं अरे वो क्या मदद कर देंगे। अरे वो मैं करे या नहीं करे, मैंने अपना एक जो बात सबके लिए, इट्स नॉट ओनली माय राइट्स, फॉर एवरीवन। आपने आई भी हैव कोई प्रधानमंत्री से मदद मांगी है, बिल्कुल कि सही बात है। सबकी मदद, सबको ये इंसाफ हो, सबकी हेल्प हो। ये लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो नो बडी विल जस्ट सिट ऑन क्राइंग ऑन ऑल दिस थिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे। व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस इज नॉट राइट। इंसाफ होना चाहिए सबके साथ। सिर्फ मैं अपने लिए, तो मैं इतना सेल्फिश नहीं होता तो मेरे साथ ही अच्छा हो। मैं अगर अच्छा हो गया, दूसरों को देख के तकलीफ तो होगी ना, भाई इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हम तो ह्यूमंस हैं, सबके साथ अच्छा हो ना, लॉ स्ट्रिक्ट बिल्कुल कीजिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक अच्छी नियत यही सोचती है कि मेरे साथ जो हुआ है कम से कम दूसरे के साथ ना हो। क्योंकि हम एक अच्छे इंतजार हेल्प इंसान की करेंगे तो नियत लॉ ऐसा को ही। लेकर ही जाएंगे। हम हुँ, अगर कोई तकलीफ में, तो मैं किसके पास जाऊंगी, पुलिस के पास। जब लॉ ही ऐसा है तो हम किसके पास जाएं। तो मेन चीज ठीक कर दीजिए, फिर हम जाएंगे अपील लेके, सर देखो ये हो गया। और हो सकता है कि क्राइम भी कम हो जाए। लोग डरे कि भाई इतना खतरनाक लॉ है कि भाई सोचेगा क्राइम करने से पहले इंसान। हुआ ही हुँ। नहीं तो लोग क्राइम करे जा रहे हैं, रेप करे जा रहे हैं। जिनको प्रॉपर्टी का मसला हर 2 दिन में आता है, प्रॉपर्टी के लिए रेप हो जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, मर्डर हो जा रहे हैं। नॉट राइट। उम्मीद यही है कि इस इंटरव्यू में जितनी बातें आपने कही हैं, इन सब बातों से बहुत महिलाएँ, उनको हिम्मत भी मिले, वो आगे निकल के आएँ और बिल्कुल। जिस कानून की बात आप कर रही हैं, जिसने आपका कभी साथ ना दिया है, वो आगे आपका कम से कम इतना साथ दे कि आपको न्याय मिले। जिस क्योंकि जो दिखाई दे रही तस्वीर पूरी, उसमें अब आखिरी में सिचुएशन में आप ये चाह रही हैं कि इतने सब के बाद कहीं तो आपको न्याय मिले। उस न्याय का आप वेट कर रही हैं। हम भी इस बात के लिए आपके लिए उम्मीद करेंगे कि ये इंटरव्यू भी आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो और लोगों जी तक आपकी इंशाल्लाह। सच्चाई जो है, आपकी आवाज़ जो है वो पहुँचे। बहुत-बहुत शुक्रिया यासीन, थैंक यू सो मच एंड आई मस्ट से यू आर अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेव वुमन। थैंक यू सो कीप मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। अल्लाह हाफिज़।